रिवीजन करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 का रिवीजन करते हैं डिटेल में काफी अच्छे से, ठीक है। अभी मैं पॉइंट वाइज लिख लिख के समझाऊंगा। सेम पॉइंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। आज आज रात में तक ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आईएफएस चैप्टर 1। हम्म। हाँ, घुमा दो। डिटेल्ड रिवीजन। डिटेल्ड रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है आईएफएस में, और इवन आपके एग्जाम के लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे बना है या कैसे चलता है, क्या क्या लोग इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पर्टिकुलर दिस सिस्टम को रन करने में, ओके। तो जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। लिंक वही है ना, सेम लिंक है। हाँ बाबू, ये भी कनेक्ट करना बाकी है, अब टाइम नहीं मिल पाया कनेक्ट करना। 9 बजे से तो आए थे। कितना चाय पिलाएगा? अच्छा, स्टेटस में जो मैंने पीडीएफ लगाया है देखो, उससे ज्वाइन हो रहा है। आर्यन एक बार ज्वाइन करना। आर्यन, लिंक लगाया मैंने। हाँ, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो आपको सबसे पहले देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। क्या देना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन। मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग, हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा, हो रहा है ज्वाइन, जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो होगा हमारा आंसर, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट होगा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? मिनिमम 4 से 5 लाइन आपको लिख के आना पड़ेगा, मिनिमम 4 से 5 लाइन। क्या चीज लिखवा नहीं रहे, समझा रहे, रिवीजन करवा रहे, ठीक है। सर इंट्रोडक्शन में क्या डालना है? देखो, फाइनेंशियल सिस्टम होता है क्या, इसके बारे में समझते हैं। मैं एक एग्जांपल भी दिया था, जो हमारा रेगुलर क्लास, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था। क्यों बात कर रहे हो आप लोग? क्यों बात कर रहे हो? देखो, हमारे देश में ना बेसिकली अगर फाइनेंस के लैंग्वेज में बात करें तो दो यूनिट है, एक सरप्लस यूनिट है और एक डेफिसिट यूनिट है। सरप्लस यूनिट का मतलब ऐसे लोग जिनके पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है, जैसे हम और आप, कंपनियां, सबके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स तो रहती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है। अब एट द सेम टाइम मेरे पास कुछ सेविंग भी है और एट द सेम टाइम मुझे कुछ लोन का भी जरूरत पड़ सकता है। मेरा बात समझ रहे हो? जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स के पास कुछ सेविंग पड़ी होगी, और आपके पेरेंट्स ने फ्यूचर में या पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं। तो सेम पर्सन कभी सरप्लस यूनिट कहलाएगा, अगर हमारे पास सेविंग्स होगा तो हम क्या कहलाएंगे? सरप्लस यूनिट। और हमें अगर लोन का जरूरत पड़ेगा तो हम क्या कहलाएंगे? डेफिसिट यूनिट। तो बेसिकली अगर फाइनेंस की लैंग्वेज में बात करें तो दो प्रकार के यूनिट पूरे कंट्री में होते हैं।
ऐसे लोग जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, मेरे पास ऑप्शंस है, मैं बैंक में डाल दूं, शेयर मार्केट में लगा दूं, म्यूचुअल फंड में लगा दूं, एफडी कर दूं, कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरे पास ऑप्शंस है। एट द सेम टाइम कुछ सारे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको लोन का जरूरत पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं तो उनमें उनको अच्छा खासा फंड चाहिए, या वो या सेम प्रोजेक्ट में ही उनको एक्स्ट्रा फंड का जरूरत पड़ेगा, आ रहा है सुने, तो उनको कुछ पैसा चाहिए, तभी ना वो लोग पब्लिक इशू लाती है, तभी तो वो लोग शेयर इशू करती है। बैंक को भी तो आए दिन पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो बैंक भी अपना बहुत सारे जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ये सब भी इशू करना स्टार्ट कर देता है, आ रहा सुना। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी आए दिन पैसे का जरूरत पड़ती रहती है, जैसे गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सबको टाइम टू टाइम सैलरी देना है, और गवर्नमेंट का जो बहुत सारे रनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो आए दिन गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे आप एक बिजनेस यूनिट हो, चाहे आप एक गवर्नमेंट हो, सबको पैसे की जरूरत है, सबको कुछ ना कुछ लोन का जरूरत पड़ते रहता है आए दिन। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास कुछ कुछ अपनी सेविंग्स भी है, बिजनेस यूनिट के पास भी कुछ अपनी सेविंग्स है, और आम नागरिक के पास भी कुछ अपनी सेविंग्स है। तो दो प्रकार के लोग हो गए, जिनके पास सेविंग्स है वो हो गए सरप्लस यूनिट, और जिनको पैसे की जरूरत है वो हो गए डेफिसिट यूनिट। तो बीच में कोई ऐसा सिस्टम तो आना चाहिए जो सरप्लस यूनिट का पैसा वहां पहुंचा दे जिसको जरूरत है। हमारा आपका सेविंग ही तो किसी के लिए लोन बनता है, किसी के लिए कैपिटल बनता है। बैंकों में पैसा हम लोग डालते हैं, बैंक वाला हमारा पैसा आगे चल के लोन में कन्वर्ट कर देता है। अरे सर, तो बीच में क्या आ गया, बैंक आ गया, बीच में बैंक आ गया, बैंक क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है, जिसको पैसे की जरूरत है उनको लोन दे दे रहा है, और जिनको पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है बोलता है मेरे पास डिपॉजिट कर दो, आपको हर महीने या साल में क्या देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो अभी जो बैंक बीच में आया, ये जो बैंकिंग सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, बेसिकली वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है, एक मिडिल मैन का काम करता है, कि सेविंग वाला पैसा उठा करके ऐसे लोगों के पास ट्रांसफर कर देता है जिनको पैसे की जरूरत है। या सिंपल से बोलूं, फाइनेंशियल सिस्टम अलाउ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट, मतलब सरप्लस यूनिट का पैसा कहां पहुंचा दिया, डेफिसिट यूनिट पर पहुंचा दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो टाटा कंपनी है, अब टाटा कंपनी कोई नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहती है, अब उसको कम से कम ह्यूज अमाउंट का, कितने करोड़ों का जरूरत पड़ेगा, तो टाटा कंपनी घर घर आकर चंदा मांगेगी क्या, क्या मांगेगी, पैसा दे दीजिए हम प्रोजेक्ट में लगना चाहते हैं, और मांगेगी, कोई देगा क्या, अगर कोई मांगे भी तो देगा क्या, कोई नहीं देगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है किसी पे। अब सोचो, टाटा कंपनी को पैसा का जरूरत है, और तुम्हारे पास सेविंग्स पड़ी है, तुम भी सोच रहे हो यार ये पैसा तो घर में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, खराब मतलब इनसे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, या एट द एंड खर्च हो जाएगा, उल्टा सीधा जगह पे खर्च हो जाएगा। तो तुम्हारा टेंशन है कि सर जो सेविंग्स है इसको कहाँ पे डिपॉजिट करे कि सेविंग की अच्छी वैल्यू मिले। टाटा कंपनी भी परेशान है, यार हमको लोन का जरूरत है, कहाँ से पैसा उठाए। बीच में आ गया शेयर मार्केट, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट बीच में आ गया। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे थ्रू पब्लिक इशू लाओ। फाइनेंशियल मार्केट क्या बोलता है, मेरे थ्रू क्या लाओ, पब्लिक इशू। अब टाटा कंपनी आएगी प्राइमरी मार्केट में, पढ़ाया था ना फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट पब्लिक इशू लाने में हेल्प करता है, और सेकेंडरी मार्केट आफ्टर पब्लिक इशू जो लिस्टिंग विस्टिंग का काम होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन का काम होता है, वो सब कहाँ होता है, कैपिटल मार्केट में होता है, जिसको नॉर्मली हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, राइट। तो अब टाटा कंपनी आई फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के किस पार्ट में आएगी, प्राइमरी मार्केट में आएगी, प्राइमरी मार्केट में आई और पब्लिक इशू कर दी। मेरे पास सेविंग्स बचा था, मैंने उसी सेविंग से टाटा कंपनी का शेयर्स परचेज कर लिया। अब मेरे जैसे ना जाने कितने करोड़ लोग होंगे जिनके पास थोड़ा थोड़ा करके सेविंग होगा, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके सेविंग से टाटा कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया। अब टाटा कंपनी के पास थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा आना स्टार्ट हुआ, जब वो कैलकुलेट करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, तो एक बल्क मनी होगा। तो टाटा कंपनी को अच्छा खासा पैसा मिल गया, और हमको अच्छा खासा क्या मिल गया, शेयर्स मिल गया। मेरा भी भला, उसका भी भला। जैसे जैसे टाटा कंपनी ग्रो करेगी मेरे शेयर्स का दाम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाटा कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे मेरे शेयर्स का दाम भी बढ़ेगा। आ रहा सुना, तो शेयर का दाम बढ़ने का प्रोसेस होता है सेकेंडरी मार्केट में, और इशू वाला काम होता है प्राइमरी मार्केट में। अब आप बताइए, फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि नहीं प्ले किया। टाटा कंपनी चाहिए था पैसा, और हमको चाहिए था कि हमारी सेविंग का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो,
तो हमने शेयर में पैसा लगा दिया, टाटा कंपनी को पैसा मिल गया, वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाई, प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर कंपनी का ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ हुआ मेरे शेयर्स का दाम भी बढ़ते चला गया। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर मैंने 100 रुपया लगाया है, यही 100 रुपया कल को 200 300 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी सेविंग का बेस्ट वैल्यू भी मिल गया और टाटा कंपनी को भी अच्छा खासा कैपिटल मिल गया। सर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत है, हमें फायदा हुआ, कंपनी को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ। देश को कैसे फायदा हुआ? अब टाटा कंपनी जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी वहां पे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबका रिक्वायरमेंट होगा, मशीन का रिक्वायरमेंट होगा, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? देश के नागरिक ही प्रोवाइड करेंगे। कोई लेबर बन के जाएगा, कोई लैंड लैंड ओनर बन के जाएगा, कोई कैपिटलिस्ट बन के जा रहा है, कोई मैनेजर बन के जा रहा है, एज ए एंटरप्रेन्योर स्किल प्रोवाइड कर रहा है। सब तो सोसाइटी का पार्ट है, लेबर भी सोसाइटी का पार्ट है, लेबर भी तो सोसाइटी का पार्ट है। जिसने लैंड प्रोवाइड किया टाटा कंपनी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है क्या सब लैंड परचेज करती है या लीज पे लेती है? बताइए। ये जो कंपनी होती है क्या सारी फैक्ट्री जहां पे लगी हुई है लैंड को परचेज करती है या भाड़े पे लेती है? ऑब्वियसली लीज पे लेती है, भाड़े पे लेती है। आराम से ना। तो जो जिसने लीज प्रोवाइड किया क्या वो सोसाइटी से अलग है? वो भी तो सोसाइटी का पार्ट है। तो उसको टाइम टू टाइम रेंट मिलेगा, उसकी इनकम बढ़ी। जो लेबर बन के टाटा कंपनी में काम किया उसको टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगा, उसकी इनकम बढ़ी। जो एज ए मैनेजर अपॉइंट हुआ उसकी सैलरी बढ़ी। जिसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया उसकी इनकम बढ़ गई, जिसने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया उसकी इनकम बढ़ गई। जो टाटा कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है उसकी इनकम बढ़ गई। आप बताइए, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, देश में प्रोडक्शन बढ़ा, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, देश में प्रोडक्शन बढ़ा, ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ कि नहीं ग्रोथ हुआ? तो हमारी सेविंग्स और टाटा कंपनी का प्रोजेक्ट दोनों मिलकर देश का भला कर रहे कि नहीं कर रहे? आप सुनोगे मेरे भैया टाटा में काम करते हैं, मेरे बड़े भैया या दीदी उस कंपनी में सीए हैं। तो ये जो कंपनियां हैं इनको अच्छा खासा फंड मिला कहाँ से? पब्लिक से ही तो मिला। इसीलिए फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश को आगे बढ़ाने में। क्योंकि पैसा एट द एंड वही हम हमारे में से ही कोई पैसा इनको देता है और उसी पैसे को वो लोग यूटिलाइज करते हैं और सेम पैसे से हमको वो जॉब देते हैं, सेम पैसे से हमको जॉब देते हैं। अब अडानी के इतने सारे प्रोजेक्ट है, आप बताइए ना, सुने होंगे। अडानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट है और अच्छा खासा लोन लेकर बैठा है। वो लोन सिर्फ गवर्नमेंट का, बैंक का या पब्लिक का है? ऑब्वियसली 90% पैसा किसका है? पब्लिक का। और अडानी कंपनी ने लाखों लोगों को जॉब भी दिया, वो जिसको जॉब दिया वो भी कौन है? पब्लिक है। तो पब्लिक से पैसा उठाया और पब्लिक को जॉब दिया, पब्लिक से पैसा उठाया और पब्लिक को जॉब दिया। भला हो रहा है कि नहीं भला हो रहा है? देश का बहुत ज्यादा भला हो रहा है। तो जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, देश की जीडीपी बढ़ती है। जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो देश का टोटल नेशनल इनकम बढ़ता है। जब देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और देश जो लोगों अदर कंट्री के ऊपर हेलो डिपेंडेंट हो रहा सर। था। हाँ बोलो। सर जीडीपी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जीडीपी क्या होता है? अच्छा एक मिनट कर रहा हूँ, पहले वाला कंप्लीट करो फिर जीडीपी क्या होता है बता रहा हूँ। क्या मैंने बोला? कि जब देश में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे टाटा कंपनी जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही थी, दैट इज द प्रोडक्शन। अब जब प्रोडक्शन करेगा तो आपको पता है ना, 4 एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन सब का डिमांड बढ़ेगा। तो कोई लेबर बन के जाएगा, कोई लैंड ओनर बन के जाएगा, कोई एज ए रॉ मटेरियल भेजने वाला बन के, मतलब सप्लायर बन के जाएगा, सबको जॉब मिल रही है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा देश में, वैसे वैसे देश में एम्प्लॉयमेंट होगा। प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट से देश की इनकम बढ़ेगी, मतलब देश की जीडीपी बढ़ेगी। जब देश की जीडीपी बढ़ेगी देश की टोटल इनकम बढ़ेगी, टोटल इनकम बढ़ने से देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से देश का जो करेंसी है, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी के वैल्यू बढ़ने से देश आत्मनिर्भर बनेगा या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा? ऑब्वियसली देश हमारा क्या होगा? आत्मनिर्भर बनेगा। और हमारी ओवरऑल वर्ल्ड में एक अच्छा नाम होगा, कंपनी का अच्छा नाम होगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सिस्टम। आप सुने भी होंगे कि बैंक अगर डूब जाते हैं देश की कितनी बदनामी होती है। स्टॉक मार्केट में अगर खराब काम होता है, हर्षद मेहता वाला केस सुना ना तुम लोग, कितनी बदनामी हुई थी। आज भी उसका इंपैक्ट है कि बहुत कम लोग इंडियन मार्केट में भरोसा करते हैं। एक एक भी ऐसा केस हो जाता है ना, लोग इंडियन मार्केट भरोसा करना कम कर देते हैं कि नहीं वहां तो रूल्स एंड रेगुलेशन ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। आराम। तो इसीलिए फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एक क्वेश्चन है सर जीडीपी क्या होता है? जीडीपी पे ऐसे थोड़ा हट के कॉपी क्वेश्चन पूछ दिया, फिर भी बता देते हैं।
जीडीपी तो म्यूट कर लो भाई, जिसका भी हो म्यूट कर लो। जीडीपी क्या होता है सुन लो। हमारे यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर है? हमारे यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर है? 3 सेक्टर है ना। एक है हमारा प्राइमरी, और दूसरा हमारा सेकेंडरी, और तीसरा हमारा है, हाँ, सर्विस सेक्टर। चलो सर्विस लिख देते हैं। नॉर्मली इसको टर्सरी बोलते हैं, पर मैं सर्विस लिख दे रहा हूँ, अच्छे अच्छे से याद रहेगा। सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है, बेसिकली इसमें कौन कौन आता है? एग्रीकल्चर आते हैं एंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एंड पढ़े होंगे ना, एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, एलिड मतलब रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। सेकेंडरी में कौन कौन आते हैं? जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, चाहे वो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग करते हो या कंस्ट्रक्शन करते हो या बिजली घर बनाते हो, मतलब लाइट वगैरह का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है सर्विस सेक्टर, जैसे मैं अभी आपको सर्विस दे रहा हूँ, बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, आईटी कंपनीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए, ठीक है, मेट्रो आपको सर्विस दे रही है ना। तो हमारे देश में ना टोटल 3 सेक्टर है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि देश में 3 जगह पे लोग काम करते हैं। कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, और कुछ लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो जितने लोग काम कर रहे हैं, सब सब क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। अरे आप मुझे बताओ ना, जो फार्मर है, फार्मर अगर बहुत सारे फसल उगा रही है, वो भी तो प्रोडक्शन का पार्ट है। जो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, जो बहुत सारी खेती कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो फिशरी काम कर रहे हैं, वो भी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही देश में जितने लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो भी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ, ये भी मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो बेसिकली तीनों सेक्टर में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन। हर एक सेक्टर की यूनिट अलग है। जैसे सर्विस सेक्टर की जो यूनिट है वो आवरली बेस होती है। आप पूछते हो कि सर मेरी जॉब लगी है, तो वहां पे बताया जाता है कि आपकी 9 घंटे की जॉब है या 8 घंटे की जॉब है। तो सर्विस सेक्टर का जो यूनिट होता है वो आवरली बेस होता है। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का जो यूनिट होता है वो पर यूनिट बेस होता है ना, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर का जो यूनिट है ना, वो नॉर्मली केजी, लीटर या क्विंटल के फॉर्म में होता है। तो आप बताइए, केजी को यूनिट में, केजी प्लस क्विंटल प्लस आवर कभी ऐड होगा क्या? कभी ऐड होगा क्या? अरे ए प्लस बी प्लस सी कभी ऐड होंगे क्या? तो प्राइमरी सेक्टर ए है, सेकेंडरी बी है, और टर्सरी क्या है? सी है। कहने का मतलब सबकी सबकी यूनिट क्या है? अलग अलग है। कभी ऐड होगा क्या? नहीं होगा। इट्स बेटर सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो। पैसे में कैसे कन्वर्ट होगा? जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस कर दो। अगर मैंने 9 घंटे सर्विस दी है तो इनटू पर आवर कर दो। अगर 1000 लीटर का ऑयल का प्रोडक्शन हुआ है, इनटू पर पर लीटर कर दो। पर लीटर कर दो। अगर 1000 केजी गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, इनटू पर केजी कर दो। तो सबको अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सबकी क्या निकल जाएगी? मनी वैल्यू। तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है सबको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी प्रोडक्शन हुआ सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? प्राइस से मल्टीप्लाई। जैसे ही प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा मनी वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यहां पे आ जाएगा मनी वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, और यहां पे आ जाएगा मनी वैल्यू ऑफ सर्विस सेक्टर, है ना। सपोज यहाँ पे आया 100 रुपया, यहाँ पे आया 200 रुपया, और यहाँ पे आया 300 रुपया। सर आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर देता है, और बाद में क्या देता है? टर्सरी सेक्टर। तो मान लेते हैं 100 रुपया का प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी में, 200 रुपया का प्रोडक्शन हुआ टर्सरी सेकेंडरी में, और 300 रुपया का प्रोडक्शन हुआ सर्विस में। तीनों को ऐड कर दो, कितना अमाउंट आया? 600। ये 600 की हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। 600 को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। सर और भी है क्या? और भी है, बट तुम्हारे लिए इतना काफी है। आगे फोर्थ सेमेस्टर वगैरह में आओगे या फिफ्थ में आओगे, तो वहां तो तुमको ऑलरेडी पढ़ने को मिलेगा। ये तो तुम है ना आर्यन, तुम तो पढ़ा है ना जीडीपी। इन लोग से पूछो, जीडीपी पढ़ाने में पूरा 2 घंटे लगे थे। जीडीपी बोलने में बड़ा आसान लगता है, समझने में बहुत टाइम लगता है ना। 2 वर्ड ही, 2 या 3 वर्ड है जीडीपी। बोलने में बड़ा आसान लगता है बहुत टफ। मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे दिया कि जीडीपी क्या है। बेसिकली कुछ नहीं, तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है, तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है, सबको प्राइस में कन्वर्ट कर दो। सर प्राइस में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि सबकी यूनिट अलग अलग है। कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, आपस में ऐड नहीं होंगे। इट्स बेटर सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो। पैसे में कन्वर्ट कर दो। अरे पैसा पैसा ऐड होगा ना, अच्छे से ऐड होगा।
तुम लोग देख के दिखाओ, ऐड करके दिखा रहे हैं हम। तो पैसा पैसा तो ऐड हो जाएगा। तो हमने प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस करके मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस करके मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। सेम मैंने सर्विस सेक्टर के साथ किया। तीनों सेक्टर को किसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया? पैसे में। तीनों सेक्टर को कन्वर्ट कर दिया पैसे में। सारे पैसे को ऐड कर दो, एक बड़ा सा अमाउंट आएगा, उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्लियर हुआ भाई? जीडीपी क्लियर हुआ? तो ये हाँ सर। इंट्रोडक्शन। हाँ, ओके, थैंक यू। ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? समझा कि देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिस्टम। एक वर्ड में बताऊं, हमारी सेविंग को कैपिटल में कन्वर्ट करवाता है, हमारी सेविंग्स को कैपिटल में कन्वर्ट करवाता है, हमारी नीड को फुलफिल करता है, कंपनी या फर्म की नीड को फुलफिल करता है। गवर्नमेंट की भी तो नीड है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को सैलरी देना पड़ता है। गवर्नमेंट पास फंड बचता है नहीं सैलरी देने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेचारी? कोई बात नहीं, ट्रेजरी बिल इशू कर देती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू कर देते हैं। वहां से पेमेंट आया, वहां से पेमेंट आया, उसी पेमेंट से गवर्नमेंट अपने इंप्लॉय लोग को पेमेंट दे देती है। तो गवर्नमेंट का नीड सेटिस्फाई किया, गवर्नमेंट का नीड सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? तो दो दो चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज। पहला, हमारी सेविंग को हमारी सेविंग को ऐसे जगह पे पहुंचा देता है जहां पे पैसे की जरूरत है, मतलब सिंपल बताऊं, सेविंग को कन्वर्ट कर देता है कैपिटल के फॉर्म में, पहली बात। और दूसरा, हमारी नीड के साथ साथ बिजनेस यूनिट प्लस गवर्नमेंट की नीड को सेटिस्फाई करता है। यही दो बेसिक फंक्शन है आपके फाइनेंशियल सिस्टम के। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और डिटेल वाला याद है ना? अभी पहले जो जॉब वाला मैंने बताया था कि कैसे लोगों को जॉब मिलता है, कैसे फाइनेंशियल सिस्टम देश की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बोला याद है? भूल गया तुम लोग? ए, इतना मेमोरी खराब है क्या? नहीं ना? देख के तो नहीं लग रहा सबको याद है। याद है यार? फिर से रिवीजन करा दूं? याद है ना? चलो। डेफिनेशन, ए सड़ा हुआ डेफिनेशन याद है ना? इट अलाउड ट्रांसफर ऑफ सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। याद है ना डेफिनेशन? ओके। चलो, क्वेश्चन क्या था? कंपोनेंट्स। अब इस पर आ जाते हैं। चार कंपोनेंट्स थे ना इसके? कितने थे? चार थे। अच्छा, मैं पीडीएफ ना, ये पहला चैप्टर का पीडीएफ मैं सबको दूंगा, चाहे वो मेरे से क्लास लिया या क्लास नहीं लिया। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को तो अपलोड करूंगा स्टेटस और ग्रुप में और यूट्यूब में, साथ ही साथ जो चैप्टर 1 का पीडीएफ होगा उसका लिंक लगा दूंगा स्टेटस में, तो वो सबको मिल जाएगा, ठीक है? सबको। और यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चैप्टर 1 सबके लिए, ठीक है। पहला क्या है हमारा? फाइनेंशियल। पहला क्या है बाबा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट क्या हमारा? फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? एग्जांपल में बैंक। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और बताइए, जितने भी एनबीएफसीज है जिसको नॉन बैंकिंग बोलते हैं ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट बैंक्स, वो भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप लोग इंश्योरेंस इंश्योरेंस वगैरह करवाते हो ना, वो भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है, चाहे वो पेंशन फंड की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की, सेबी का नाम सुना? सेबी का नाम, सेबी, ठीक है। ये सब क्या है? रेगुलेटरी बॉडी। ये भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी क्या है? पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आ रहा सुना? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली करता क्या है? एक मिडिल मैन का काम करता है। क्या काम करता है? मिडिल मैन। जैसे नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूँ बैंक का, हम लोग अपना सेविंग टाटा कंपनी को देने आते हैं या बैंक को देने आते हैं? अरे आप सेविंग किसको देने आते हो? बैंक। और हमारा जो बैंक होता है वो सेम सेविंग्स को कहाँ पहुंचा देता है? जिसको लोन का जरूरत है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी को पहुंचा देता है, ठीक है। ये मिडिल मैन का काम करता है, पहली बात। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपकी सेविंग सही हाथों में है। जैसे आपने पैसा लगा दिया म्यूचुअल फंड में, आपने पैसा लगा दिया एफडी वगैरह में, आपने पैसा लगा दिया गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको एश्योरेंस मिल गया, एश्योरेंस मिल गया कि आपका पैसा क्या है? सेफ है। एश्योरेंस। तीसरी बात, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है ना, ये मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए, आरबीआई, जो वन ऑफ द रेगुलेटर है ना इंडिया का। तो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या होता है? मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, मतलब मनी के फ्लो को मेंटेन करता है, मनी के फ्लो को मेंटेन करता है। सर ये इसका मतलब क्या हो गया? मनी के फ्लो को बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी।
मनी के फ्लो क्या बोलते हैं? सप्लाई। हमारे देश के लिए सप्लाई ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है कैसे? हमारे देश के लिए सप्लाई ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है तो कैसे इंपॉर्टेंट है? एनीवन? एनीवन? हाँ, पैसे। पैसे ही सब कुछ है सर। चले घर चलते हैं। आंसर खत्म, पैसे ही सब कुछ है सर। बात सर खत्म। कंट्री के डेवलपमेंट में वो मनी यूज हो सकता है, हाँ, और फिर बिजनेस में रॉ मटेरियल वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है, बिल्कुल 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 और बिल्कुल। स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए पीपल लोग का उसमें भी यूज हो सकता है। नहीं, आप लोग का आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग इतने भोले हैं ना, हमको शर्म आ जा रहा है। इतना भोला कैसे बन सकता तुम लोग? मैंने बोला सप्लाई ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग पैसे की महत्व बता रहे हैं। सर पैसा से ये होता है सर। अच्छा आंसर है, दो तीन स्टूडेंट आंसर दिया है, अच्छा आंसर है। अच्छा, मैं अगर कुछ सुनूंगा तो बोलना बस पागल नहीं हो, यहाँ सुनाई पड़ता है। कुछ लोग पागल समझ लेगा भाई, जूम चल रहा है। जूम में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। हाँ, तुम ही लोग है, अच्छा। तब तो अच्छे समझ जाएगा, पागल पागल कनेक्शन ना। सुन, हम बोले सप्लाई ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम लोग पैसे की महत्व मत बता। हमको पता है पैसे कितना महत्व है, बहुत जूझ रहे हैं पैसे से। देखो लगा ना पैसा ऊपर में। चलो, सप्लाई ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। सप्लाई ऑफ मनी, नोटबंदी वाला याद है किस्सा? कितनी तकलीफ हुई थी, बहुत ज्यादा ना। मतलब हर एक बैंक के सामने भूतनाथ की फीलिंग आ रही थी कि सारे भिखारी लाइन पे लगे हुए हैं, और सारे लोग कंगाली बन गए थे उस दिन। आई एम वन ऑफ देम, सामने खड़ा था कि पहले हमको मिले। पता है देश का जो मनी सप्लाई होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है देश की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए। इकोनॉमी के स्टेबिलिटी के लिए, अगर प्रॉपर मनी फ्लो नहीं होगा, अगर प्रॉपर मनी फ्लो नहीं होगा देश के अंदर, तो प्राइसेस ऐसे फ्लक्चुएट करेंगी, आपका बजट हिल जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा घर 40,000 में चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि पूरे महीने खर्चा कितना है, 40,000, तो आपने 40,000 को साइड कर लिया, 15 दिन में ही 40,000 खत्म। क्यों? क्योंकि प्राइसेस क्या है, स्टेबल ही नहीं है। प्राइसेस क्या है, स्टेबल है। आप बताइए, अगर प्राइसेस स्टेबल नहीं रहेगी तो आपका बजट तो आए दिन खराब होते चला जाएगा। तो आप तो लाइफ में कुछ प्लान नहीं कर पाओगे, है ना? कुछ भी प्लान है, घर तो चला नहीं पा रहे हो, तो बड़े बड़े प्लान क्या करोगे? एग्जाम्पल की बात करूं, आपने सोचा कि आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल 5 लाख में आ जाएगा, तो आप घर से 5 लाख रुपया लेके निकले। जब आप फैक्ट्री में पहुंचे परचेज करने के लिए, बोलता 7 लाख रुपया। बोलता है 7 लाख। बोला यार अभी तो 5 लाख में तो कल ही बात हुई थी। बोला कोई बात नहीं, आज दाम बढ़ गया। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई प्रॉपर ना हो, देश अनस्टेबल हो जाए। देश क्या हो जाए? अनस्टेबल। इतनी फ्लक्चुएशन हो जाए प्राइसेस में कि लोगों का हालत खराब हो जाए। ना बिजनेस का प्लान सेट कर पाओगे, ना घर का प्लान सेट कर पाओगे, और जीवन का तो छोड़ दो, शादी ब्याह तो पॉसिबल ही नहीं है। रात में शादी का बजट करेगा और सुबह में कुछ दाम बढ़ गया, अब पंडित जी भी दाम बढ़ा देंगे देख देख कर। तो कहने का मतलब मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट। शिवम क्या बोला? अच्छा, लगता है शिवम ही शादी करेगा, तुम नहीं करेगा हाँ? अच्छा, तुम ब्याह करेगा ना, शादी नहीं करेगा। चलो, तो फाइनेंस, अब इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मनी सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान सुनो। फ्लो ऑफ मनी सप्लाई, सुनो सुनो, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होता है, ध्यान समझना, अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई आता है देश के अंदर, तो महंगाई बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, आरबीआई ने पैसा, तो आरबीआई रोड पे तो नहीं फेंकेगी कि जिसको चाहे उसको उठा लो। ऐसा आरबीआई बोलती है क्या कि हम ट्रक लेकर आ रहे हैं, पैसा फेंकना स्टार्ट कर रहे हैं और आप बटोरना स्टार्ट कर दो, ऐसा बोलते क्या? आरबीआई पैसा किसको देती है? बैंकों को देती है। क्या कर रहे तू? सुनो, आरबीआई क्या करती है ना, सारा का सारा पैसा किसको देती है? जितने भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल बैंक को देना स्टार्ट करती है। ठीक है, मतलब एक जन पेज दिया तो चार लोग उसको हेल्प कर रहा है पेज देने में। नहीं बहुत भारी है, उठ नहीं रहा होगा तेरे से, हम पकड़ के देते हैं। जो डिस्टर्ब किया ना, कसम बता रहे हैं ना, यहाँ बैठा के उससे पूछेंगे, कैमरा में पूछेंगे उससे, और सबका थोबड़ा दिखेगा यहाँ पे। सुन, तो आरबीआई क्या करती है, बैंक में पैसा डालती है, और बैंक वाले को बोलता है
कि अब आप इस पैसे को मार्केट में छोड़ो, तो बैंक वाला भी तो सेम काम तो करेगा नहीं, तो बैंक आपको लालच देना स्टार्ट करेगा। कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करेगा। बैंकों को पैसा कैसे मिला? बैंकों को पैसा कैसे मिला? आरबीआई के थ्रू। आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई के थ्रू अच्छा खासा बैंक को पैसा आया, और बैंक बोलता है इस पैसे का क्या करेंगे, जब तक पैसे को पब्लिक के पास ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक तो बैंक के पास पड़ा हुआ पैसा कोई यूज नहीं है, क्योंकि बैंक तो किससे पैसा कमाता है? अरे हमसे ही तो कमाता है ना, इंटरेस्ट के रूप में। तो आरबीआई ने अच्छा खासा पैसा बैंक को दिया, और बैंक को बोलता अभी इस पैसे को तुम आगे फॉरवर्ड करो। तो बैंक क्या करता है ना, आपको लालच देना स्टार्ट करेगा। कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसी में आपको इंगेज करवाएगा। आ रहा समझ? फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस किया, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होगा, लोग लोन लेने कहां पहुंच जाएंगे? बैंक के पास। अब जो लोन होता है बहुत प्रकार का होता है। कंज्यूमर लोन, जैसे कार वार का लोन हो गया, होम लोन, ठीक है, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का तो कुछ भी कर सकते हो। बिजनेस लोन में तो तुम पैसा उठाओगे ओनली फॉर द बिजनेस पर्पज, लेकिन सबसे खतरनाक लोन होता है पर्सनल लोन। अब शिवम जैसा लोग अगर पर्सनल लोन लेंगे ना, तो डेट पे जाएंगे पैसा लेकर के। पर्सनल लोन को कहां लेकर जाएंगे? डेट पे जाएंगे, क्योंकि पर्सनल लोन का यूज क्या होता है? पर्सनल पर्पज। आप कुछ भी कर सकते हो, बैंक तो आपसे पूछने नहीं आएगा ना। इसीलिए पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सबसे हाई होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बैंक ने लोन देना स्टार्ट किया, कुछ लोग को पर्सनल लोन दिया, कुछ लोग को बिजनेस लोन दिया, कुछ लोग को होम लोन दिया, कुछ लोग को कंज्यूमर लोन दिया, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लोन देना स्टार्ट किया। अब आप एज्यूम करो सबको लोन मिल गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता चल रहा था, सबको लोन मिल गया। अब जैसे ही लोन मिला, सबकी पॉकेट गर्म है, और एक बार पैसा अगर पॉकेट में आ जाए तो फिर तो एटीट्यूड क्या होता है देख लो। डेफिनेशन ही एटीट्यूड, एटीट्यूड का डेफिनेशन बदल जाएगा। फिर तो एकदम कॉलर वैसा ऊपर है, अच्छे से बात करो तुम लोग, बहुत पैसा है ना, मतलब अच्छा खासा पैसा आने के बाद लोग बोलते हैं ना, पैसा आने के बाद लोग चेंज हो जाते हैं। चेंज नहीं होते हैं, वो पैसे की वजह से थोड़ा सी गर्मी आ जाती है। अब आप सोचो आपके पॉकेट में अच्छा खासा पैसा है ना, तो आप बार्गेनिंग करोगे? बोलो, आपके पास अच्छा खासा पैसा, आप बार्गेनिंग करोगे क्या? बोलो, एक्स्ट्रा देके तो आओगे। अगर कोई बोला 1000 रुपया, अरे भिखारी 1000 नहीं 1100 लेके जा, सामान दे, सामान दे। आ रहा ना? अब आप बताओ, मैं दुकानदार हूँ, मैंने बोला 1000 रुपया, सामने बोलता हाँ ठीक है पैक कर दो। दो चार लोग और आए, हम बोले 1100 रुपया, बोला हाँ ठीक है पैक कर दो। पैसा सबके पास है ना, अच्छा खासा लोन लेकर बैठा हुआ, सबके पास पैसा आ गया। तो दुकानदार देख रहा है यार, जो भी रेट बोल रहा हूँ सब लोग मान जा रहा है, इसका मतलब पैसा अच्छा खासा लोगों के पास में है। अब जो सामान वो 800 में बेच रहा था, पहले 1000 बोला। दुकानदार देखो पहले प्राइस हाई बोलता है, फिर जनता है बार्गेनिंग करेगा, जनता बार्गेनिंग करेगा, लेकिन कोई बार्गेनिंग किया ही नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं किया। 800 का सामान पहले 1000 में चिपका दिया, फिर 1100 में बोला, फिर 1200 में बोल रहा। कुछ फुटानीबाज लोग आ गए जो अच्छा खासा लोन लेकर बैठे हुए, उनको बोले 1500, बोलता हाँ ठीक है 1500 में पैक कर दो। अब दुकानदार को क्या फील होगा कि अच्छा खासा लोगों के पास क्या है, पैसा है, दाम बढ़ाएगा दाम घटाएगा, प्राइस बढ़ाएगा या घटाएगा। और जब एक दुकानदार प्राइस बढ़ाता है तो बाकी पीछे हो जाएंगे क्या? बाकी पीछे हो जाएंगे क्या? इसका मतलब जब लोगों के पास पैसा आता है ना, लोग गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना, लोग अंधाधुंध पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। पैसे की वैल्यू कम हो जाती है उनकी नजर में, बिकॉज उनके पास क्या है, पैसा है। आज आपके नजर में ऑक्सीजन की वैल्यू कम है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जाओ एक बार चंद्रमा पे, तो समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन का वैल्यू क्या है। इसका मतलब जो चीज हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा खासा पैसा आ गया लोगों के पास में, लोगों ने पैसे की वैल्यू कम कर दी, उल्टा सीधा जगह पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिए। देश में महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भयानक लेवल से बढ़ेगी, और ऐसा बढ़ेगी ना कि आप सोच नहीं सकते। हर चीज का दाम रातों रात बढ़ जाएगा। आप सोचो, एक बार उल्ट सोचो, जब दाम बढ़ गया हर एक चीज का, तो देश स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हो गया? और ये महंगाई जब बढ़ना स्टार्ट करती है ना, तो जस्ट लाइक वो पारा की तरह होता है, ऐसे होता है ना फीवर, जो पारा चेक करते हैं धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है, ऐसे ही महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चली जाएगी। आप सुने होंगे पाकिस्तान और इंडोनेशिया, छोटी छोटी कंट्री में 400-500% महंगाई चलती है, हर साल बढ़ती रहती है। रीजन क्या है? इन्होंने भयानक लोन लेकर बैठे हुए हैं।
इनको पैसे की वैल्यू तो पता नहीं है। जब कमाएंगे तो तब समझ में आएगा पैसे की वैल्यू क्या होती है। लोन लेकर बैठा हुआ है लोग। तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है, और जब भी मनी सप्लाई कम होती है तो महंगाई कम हो जाती है। महंगाई बढ़ना तो ठीक है, महंगाई घटना तो और खराब है। महंगाई को बढ़ने बोलते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई को बढ़ने को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अब महंगाई जब घटती है उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन तो बहुत बुरी स्थिति है। थोड़ा इसका एग्जांपल देखते हैं। डिफ्लेशन क्या है समझो। चार्ज नहीं है क्या? आवाज आया इसमें से? एक बार देखो ना क्या ये वाला तुम अपने पास ही रखो ना। ये वाला। देखो ना चैट आया हुआ। डिफ्लेशन क्या होता है ये देखो। डिफ्लेशन क्या? डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस का गिरना। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का बढ़ना। मनी सप्लाई प्राइसेस को बढ़ाती है, और जब मनी सप्लाई घटती है तो प्राइसेस भी घटना स्टार्ट करती है। एग्जाम्पल, कोरोना में, कोरोना में लोगों के पास पैसा कम हो गया था। अच्छा खासा पैसा कम हो गया था। क्या बोल रहा है? क्या बोला? ऑब्वियसली एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। और जब कोई लोन 90 डेज के ऊपर में, मतलब फॉर एग्जांपल ड्यू डेट आया, ड्यू डेट आया और ड्यू डेट पे आपने पैसा नहीं चुकाया, और ये अगर 3 महीना तक प्रोसेस चला, तो आफ्टर 90 डेज ये जो लोन था, जो गुड लोन था, वो बैड डेट लोन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द एनपीए। और हमारे देश में एनपीए का हालत बहुत खराब है। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, आपने बैंक से लोन लिया, पैसा नहीं चुकाया। आपने बैंक से लोन लिया, पैसा नहीं चुकाया। आप बताइए देश के लिए अच्छा है क्या? देश के लिए अच्छा है? जो लोग एनपीए करते हैं वो, उनको समझ में नहीं आता कि पैसा तो बैंक में आया तो बैंक का पैसा नहीं है। मैक्सिमम पैसा किसका है? पब्लिक का है। तो पब्लिक का पैसा तुम ले लिया और अब चुका नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली पब्लिक को लॉस होगा। तो किसी भी कंट्री के लिए ये एनपीए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। कितने सारे बैंक एनपीए के चक्कर में देखो मर्जर हो गए। ये सोचोगे ना, आए दिन ये वाला बैंक मर्ज हो गया, वो मर्ज हो गया। क्यों मर्ज हो गया? यही तो, लोगों ने लोन दिया, पैसा रिकवरी नहीं करवा पाया। जब रिकवरी नहीं कराता, आरबीआई बोलता कोई बात नहीं, तुमको हम मर्ज कर दे रहे बड़े भाई के साथ। तो जितने भी छोटे मोटे बैंक है ना, सबको बड़े बड़े बैंक से मर्ज कर दिया। बोला तुम बड़े के संगत में रहेगा, गलती नहीं करेगा। देखो ना, जितने भी छोटे मोटे बैंक है, जैसे देना बैंक, विजया बैंक, कौन कौन से बैंक है ना, सबको मर्ज, इलाहाबाद को मर्ज कर दिया। इंडियन बैंक है। तो एनपीए बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी कंट्री के लिए, पैसा दे करके पैसा निकलवाना। इसीलिए तो आजकल देखो ना, एनपीए निकालने के लिए, एनपीए से मतलब डेट एनपीए में कन्वर्ट ना हो, बहुत सारी एजेंसी वगैरह आ गई हैं। जो देखो ना, पैसा आप नहीं चुकाते हो बैंक को, कितना धमकी आता है, चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, भयानक लेवल का धमकी आता है। चलो अनदर टॉपिक है। मैं क्या बोल रहा था? डिफ्लेशन वाला पॉइंट बता रहा था। हाँ, डिफ्लेशन में क्या होता है देखो, नॉर्मली प्राइसेस कम हो जाती है। कैसे कम होती है? मनी सप्लाई कम हो जाती है। एग्जांपल, लोन बहुत महंगा कर दिया, लोन बहुत महंगा कर दिया। अब आरबीआई ने उल्टा कर दिया। पहले आरबीआई ने पैसा बैंकों को दिया। अब आरबीआई बैंकों को बोल रही चल तू लो अपना पैसा मेरे को देना स्टार्ट कर। आरबीआई ने बहुत सारा, आपने सुना होगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर। आरबीआई ने एसएलआर का रेट बढ़ा दिया, सीआरआर का रेट बढ़ा दिया। जैसे ही रिजर्व का रेट बढ़ेगा तो बैंक लोन कम पास करेगा। अगर नहीं आता तो फ्यूचर में सीखोगे, बस आप समझो कि जब रिजर्व का रेट बढ़ता है तो बैंक लोन कम पास करता है। आरबीआई ने सबको गाइडलाइन प्रोवाइड किया कि रिजर्व का रेट बढ़ाओ। जैसे ही रिजर्व का रेट बढ़ेगा, लोन कम पास हुआ, तो लोगों को लोन मिलना कम हो गया। पहली बात, लोगों को लोन मिलना कम हो गया। दूसरी बात, आरबीआई ने एक क्वार्टाज लगा दिया कि पूरे दिन में इससे ज्यादा लोन तुम नहीं दे सकते हो। एक लिमिट सेट कर दिया, पूरे मंथ की लिमिट सेट कर दी, पूरे ईयर की लिमिट, मतलब बोला एक दिन में इतना लोन, पूरे मंथ में इतना लोन, और पूरे ईयर में इतना लोन। इससे ज्यादा अगर तुमने लोन दिया, तुम्हारा लाइसेंस को रद्द कर देंगे। बैंक लोग डर गया बेचारा, बैंक लोग बेचारा डर गया। तो एक तो लिमिट सेट कर दिया, ऊपर से रिजर्व रेट का दाम बढ़ा दिया। जो नया नोट प्रिंट करने वाला था, कैंसिल, कैंसिल। बैंक जब आरबीआई के पास आ रही है लोन लेने के लिए, आरबीआई बोलता है लोन तो देंगे काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जब आरबीआई खुद बैंकों को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रही है, तो बैंक भी आगे चल के कस्टमर को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देंगे। कहने का सिंपल सा मतलब, देश में लोन महंगा हो गया। जैसे ही देश में लोन महंगा हुआ, तो देश में जो पैसा आ रहा था लोन के फॉर्म में, वो कम, धीरे धीरे कम आना स्टार्ट हुआ। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देश में जो मनी सप्लाई हो जाएगी वो कम हो जाएगी।
जैसे ही देश में मनी सप्लाई कम हुई, अब आप बताइए, आपको लोन बहुत महंगा स्टार्ट हुआ तो आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे? आपको लोन महंगा मिल रहा है, आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे क्या? बहुत कम लगाओगे। तो आप जब प्रोजेक्ट में पैसा कम लगा रहे हो, आप घर परचेज नहीं कर रहे हो, कार नहीं परचेज कर रहे हो, आप पर्सनल लोन लेकर के जो एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, ओवरऑल देश में डिमांड कम होगी। अगर आप कल को बिजनेस चालू करते हैं तो लैंड का डिमांड करते हैं, लेबर का डिमांड करते हैं, रॉ मटेरियल का डिमांड करते हैं, लेकिन लोन तो महंगा हो गया तो आपने डिमांड नहीं किया। घर लेने वाले थे, लोन तो महंगा हो गया, आपने डिमांड नहीं किया। कार लेने वाले थे, लोन तो महंगा हो गया, आपने डिमांड नहीं किया। तो जैसे ही लोन महंगा होता है, लोग लोग क्या करते हैं, लोन लेने से बचते हैं। जैसे ही लोन लेने से लोग बचते हैं, पैसा कम आया, और जब पैसा कम आया तो डिमांड करना कम कर देंगे या ज्यादा करना करेंगे? बताओ ना, तुम्हारे पास पैसा कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे? कम करोगे ऑब्वियसली। लोगों ने डिमांड रिड्यूस कर दिया, लोगों ने डिमांड रिड्यूस। जैसे ही डिमांड रिड्यूस होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? आप बताओ। डिमांड डिक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी या सप्लाई भी घटेगी? अगर डिमांड घट रही है तो सप्लाई भी घटेगी, बिकॉज आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ा है ना, कि डिमांड सप्लाई हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। अब डिमांड घट रहा है, डिमांड अगर घट रहा है तो सप्लाई को भी घटना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। अगर डिमांड सप्लाई नहीं बराबर होंगे तो इकोनॉमी क्या आ जाएगी, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट याद है इकोनॉमिक्स का? अब लोगों ने डिमांड घटाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे डिमांड घट रहा है, सप्लाई भी घटना स्टार्ट हो गया। सप्लाई घटना मतलब देश का प्रोडक्शन गिरना। और अभी हम लोग जीडीपी पढ़े थे, जीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या प्ले करता है? क्या रोल प्ले करता है? प्रोडक्शन। देश में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन। और आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, नेशनल नेशनल इनकम में आप पढ़ोगे, देश में जितना प्रोडक्शन होता है देश की उतनी इनकम होती है। एक मिनट, देश में जितना प्रोडक्शन होता है देश में उतनी इनकम होती है, और देश का उतना खर्चा भी होता है। मतलब देश का प्रोडक्शन, देश का इनकम और देश का एक्सपेंसेस ऑलवेज बराबर होते हैं। ये कहाँ पढ़ोगे? नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ोगे। अगर क्लास 12 वगैरह में ढंग से पढ़ाई किया होगा तो मेरी बात को समझ पा रहा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो देश में जितना प्रोडक्शन होता है उतना इनकम होता है, उतना क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब आप बताओ, लोगों ने डिमांड घटाना स्टार्ट किया। जैसे ही डिमांड घटा, देश का सप्लाई घटा। देश का सप्लाई घटने से देश का प्रोडक्शन गिरा। देश का प्रोडक्शन गिरेगा तो लैंड, लेबर, कैपिटल सबका डिमांड घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। जो जीडीपी बढ़ने वाली थी वो घटना। आप बताओ, देश का प्रोडक्शन गिर रहा है, देश का एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, देश की जीडीपी गिर रही है, पर कैपिटा इनकम गिर रही है, देश की इनकम गिर रही है। देश के लिए अच्छा या बुरा है? तो डिफ्लेशन तो सबसे खतरनाक है। एक लिमिट तक इन्फ्लेशन अच्छा है, महंगाई देख के घबराना मत। महंगाई इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन जब आप थोड़ा डीप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और डिफ्लेशन तो सबसे सबसे बेकार डिफ्लेशन है। तो मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई कम हो गया तो गाइस गाइस क्या, डिफ्लेशन। फिर से बोलते हैं, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया तो एक लिमिट तक अच्छा है, लिमिट के बियॉन्ड, कोई भी चीज लिमिट के बियॉन्ड करो, तुम लोग मस्ती करो लिमिट के बियॉन्ड बुरा है, मस्ती ना करना ये भी बुरा है, लिमिट में करो। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, हाँ तुम सबसे ज्यादा करती है, लिमिट में रहे। सुनो, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, लिमिट तक बढ़े तो अच्छा है, लिमिट तक बढ़े तो अच्छा है, लिमिट के बियॉन्ड बढ़ गया तो देश के लिए बुरा। डिफ्लेशन हो रहा है देश के लिए तो महाबुरा। तो मनी सप्लाई, देखो मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है, मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है, और मनी सप्लाई अगर घट गई तो डिफ्लेशन को क्रिएट करेगी। दोनों देश के लिए बुरा है। ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो बुरा, ज्यादा डिफ्लेशन हो गया तो बुरा। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई देश के लिए। तो ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये मनी सप्लाई को ही रेगुलेट करती है। मतलब इस हिसाब से कंट्रोल करती है कि देश में ना बहुत इन्फ्लेशन हो और डिफ्लेशन तो हो ही ना, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो और डिफ्लेशन तो हो ही ना। क्योंकि जब बिजनेस साइकिल पढ़े हो ना, रिसेशन डिप्रेशन, रिसेशन डिप्रेशन में ना ये डिफ्लेशन भी बीच में आ जाता है। रिसेशन पढ़े होगा ना, प्रोडक्शन गिर जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, ये डिफ्लेशन वाला पीरियड होता है। तो बीच में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या फाइनेंशियल सिस्टम होता है, देश की मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है।
सर इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई को इस हिसाब से बांध के रखता है ना कि ना बहुत कम हो जाए और ना बहुत ज्यादा हो जाए, उतना ही हो जाए जितना देश को जरूरत है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फाइनेंशियल सिस्टम का। सोचो देश में फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि बहुत ऊपर से जा रहा है, ज्यादा डीप में चले गए क्या? अच्छा ठीक है, ज्यादा बाउंसर का बताना, ज्यादा पढ़ाई लिखाई खतरनाक होता है, देख लो वन ऑफ द एग्जाम्पल। अरे मेरा तारीफ तुम लोग करेगा नहीं, मुझे करना पड़ेगा ना। बोलो। क्या? अच्छा फीलिंग आ रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ में आया? सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या, मिडिल मैन का काम करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, हमारी नीड को फुलफिल करता है, बिजनेस यूनिट के नीड को फुलफिल करता है, हमारी सेविंग की अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है। अरे पैसा एफडी करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा, तो सेविंग की अच्छी वैल्यू मिल गई। और जितने भी बिजनेस यूनिट है, चाहे गवर्नमेंट के फॉर्म में या प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म में, उनके भी नीड को फुलफिल करता है। दैट इज द बिजनेस, दैट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अस। ओके, अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल देख लो। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी, बजाज कंपनी नाम सुना ना, बजाज बजाज कंपनी, एनबीएफसी। ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड कंपनी आ गया, इंश्योरेंस कंपनीज आ गया, फिर आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ गया, और लास्ट में आपका क्या है, रेगुलेटर। बैंक के बारे में क्लियर कर दिया। एनबीएफसी क्या होता है सुन लो। बैंक का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, फटाफट देखो, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कंपोनेंट्स में, इसके बाद नेचर सिग्निफिकेंस फटाफट फटाफट हो जाएगा, 5-5 मिनट में एक एक क्वेश्चन होगा। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये खत्म करने के बाद आधा घंटा में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 15-20 मिनट इसमें और लगने वाले, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पहला पार्ट क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंक का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। ये बैंक का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। पहला, नॉन बैंक में ना एक ही फंक्शन होता है, सिर्फ लोन देता है, डिपॉजिट नहीं देता है। आपने सुना होगा, आपने कभी कूलर, फ्रिज, टीवी ये सब लिया होगा तो बजाज वाले बोलते हैं ईएमआई पे करा लो, बजाज का कार्ड बनता है ना। बजाज वाले होम क्रेडिट, टीवीएस क्रेडिट, ऐसे बहुत सारे मोबाइल कंपनी या ये जितने भी स्टोर होते हैं ना, रिलायंस डिजिटल स्टोर, देखो ना हमें एचडीबी बोल के कंपनी वगैरह बहुत सारी रहती है, ये सब एनबीएफसी है। आईआईएफएल होम लोन वगैरह देखना, सब एनबीएफसी कंपनी है। तो एनबीएफसी कंपनी का जो प्राइमरी फंक्शन होता है लोन देना, इंश्योरेंस करवाना, ये सब प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ लोन देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा पब्लिक से उठाती है। याद है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट, थोड़ा थोड़ा पैसा पब्लिक से उठाती है। एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे 100-100 रुपया करके लिया तो एक अच्छा अमाउंट मेरे पास आया। अब अगर मैंने 1 लाख लोगों से 100-100 रुपया करके लिया तो मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए। अभी जो करोड़ों रुपया मेरे पास आ गया, इसको बोलते हैं पूल मनी। क्या बोलते हैं, पूल मनी। इस पूल मनी से वो एक किस एक्सपर्ट को हायर करता है, एक्सपर्ट को बोलता है भैया तू अपना पैसा ले ले, अपना जो भी फीस बनता वो ले ले और अपनी एक्सपर्टी दिखा। तो एक्सपर्ट का एक्सपर्टी क्या है कि आपके पैसे को बहुत बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर देना। तो जो एक्सपर्ट आता है वो हमारा ही पैसा बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर देगा, कुछ पैसा लगा देगा स्टॉक मार्केट में, कुछ लगा देगा म्यूचुअल फंड में, कुछ लगा देगा बैंक में, कुछ लगा देगा रियल एस्टेट में, कुछ लगा देगा कमोडिटीज में। मतलब हमारा ही पैसा ना बहुत जगह पे लगा देता है। अब अगर मैं स्टॉक मार्केट की नाम ले रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में एक कंपनी या लाखों कंपनी है, आउट ऑफ लाख कंपनी, उसमें से मान लो उसने 100 कंपनी को चूज किया, तो हमारा 100 रुपया 100 जगह लग गया। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ उसने स्टॉक मार्केट को चूज किया, जो पैसा मैंने दिया एक्सपर्ट को, उसने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को चूज किया, तो लाखों कंपनी में से उसने 100 कंपनीज को सेलेक्ट किया, तो हमारा 100 रुपया कहाँ लग गया, 100 कंपनी में लग गया। तो अगर 100 रुपया को 100 कंपनीज डिवाइड किया जाए तो एक एक रुपया कहाँ लग गया, सारी कंपनी में लग गया। सारी कंपनी बर्बाद होगी? इतना किस्मत तो खराब नहीं है ना, इतना तो किस्मत नहीं खराब है। कुछ अगर बर्बाद होंगी, कुछ तो आबाद करेंगे। तो ये म्यूचुअल फंड वाले जो क्या करते हैं, पूल मनी उठाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसा उठाते हैं, और इस पूल मनी से क्या करते हैं, एक्सपर्ट को हायर करते हैं, और एक्सपर्ट को बोलते हैं भैया अपना एक्सपर्टी दिखा, पैसे को बड़ा कर, पैसे को क्या कर, बड़ा कर। दैट इज द म्यूचुअल फंड कंपनी ने। हाँ, शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है बता रहे, जिस भी कंपनी के परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, जिस भी कंपनी के, तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा फेमस एग्जांपल। अभी देखना, ये रोनाल्डो ने बीच में कोको कोला को साइड कर दिया था, याद है?
है ना, कोको कोला को साइड कर दिया था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जैसे ही रोनाल्डो ने कोको कोला को साइड किया, सबको लगा अच्छा मतलब सेहत के लिए सच में खराब, अभी तक नहीं पता था, रोनाल्डो ने साइड कर दिया तो पता चला सेहत के लिए खराब है। जैसे ही पता चला सेहत के लिए खराब है, आप बिलीव नहीं करोगे ना, कोको कोला का 25% मार्केट डिमांड रिड्यूस, पूरे वर्ल्ड में 25% मार्केट डिमांड रिड्यूस। अब आप बताओ कोको कोला अगर सेहत के लिए खराब है तो लोग पिएंगे क्या? जैसे ही डिमांड रिड्यूस हुआ तो उसका प्रोडक्शन रुक गया, उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, रुक गया। जैसे ही प्रोडक्शन रुक गया, सप्लाई कांस्टेंट, जो सप्लाई है वो वही चल रही मार्केट में, एक्स्ट्रा डिमांड तो होना रुक गया ना। अब आप बताओ, देश कोको कोला कंपनी का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, सप्लाई रिड्यूस हो गई, सप्लाई रिड्यूस हो गई, जो इनकम, प्रोडक्शन करेगा तो इनकम बढ़ेगा गाइस, प्रोडक्शन करेगा तो इनकम बढ़ेगा। कोको कोला कंपनी की इनकम खत्म, अगर प्रोडक्शन गिरा तो इनकम गिरा, जब इनकम गिरेगा तो शेयर मार्केट जो उसका शेयर्स का दाम होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? ऐसी शेयर्स का दाम होता है, कंपनी शेयर्स का दाम कंपनी के परफॉर्मेंस होता है। जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, कहने का मतलब जितना अच्छा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना अच्छा शेयर्स का दाम बढ़ेगा, और जितना कम प्रॉफिट कमाएगी उतना कम शेयर्स का दाम बढ़ेगा। कंपनी लॉस में आ गई, शेयर का दाम निगेटिव, निगेटिव मतलब फेस वैल्यू से भी कम हो जाएगा। ये होता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे होता है। आगे सीखोगे, डोंट वरी, आगे सीखोगे, इसी सिस्टम में सीखोगे। ठीक है, ये हो गया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, एनबीएफसी हो गया, इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मेरे से और आपसे प्रीमियम लेती है, छोटा छोटा अमाउंट, एलआईसी का प्रीमियम या कोई टाइप का प्रीमियम हो गया, मेडिकल प्रीमियम हो गया, लेती है ना। अब इनके पास जो प्रीमियम आता है ना, ये लोग भी सेम म्यूचुअल फंड की तरह करते हैं, अच्छा खासा प्रीमियम। भाई हर एक देश, मतलब इस हम, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन होगी जिन्होंने इंश्योरेंस आज तक लिया नहीं होगा या करवाया नहीं होगा। मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन देश की ऐसी है जिन्होंने कुछ ना कुछ इंश्योरेंस करवाया ही होगा। आ रहा सन है? अरे आप नहीं करवाया है, अभी एग्जांपल दूं, तुम लोग का इंश्योरेंस है किसी किसका नहीं है? आपका नहीं। कभी आप रेलवे में बैठे हो ना, तो टिकट में इंश्योरेंस रहता है, आपको पता ही नहीं, टिकट में इंश्योरेंस रहता है। कभी टिकट को अच्छे से पढ़ा करो, सर टिकट हो गया, आप क्या पढ़ाई करना है, मेरा बात समझो। ये जितने भी ऑनलाइन बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, वहां भी इंश्योरेंस रहता है। मैंने क्या बोला, इंश्योरेंस का फायदा सब लोग उठाया है, सारे लोगों ने इंश्योरेंस का फायदा उठाया, पता ही नहीं है सबको। तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अब सोचो इंडिया में कितने कितने टिकट्स पर डे होते, पर डे कितने टिकट होते, 1 रुपया करके भी इंश्योरेंस हो तो कितना पैसा है उनके पास। वो रेलवे कंपनी है, एग्जैक्ट बोला 40 लाख ही आएगा, मेरा बात समझो। तो सोचो इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। अब ये कंपनी के पास जो पैसा आया, ये जो कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी क्या करती है, इस पैसे को ना एक्सपर्ट से हायर करती है, और एक्सपर्ट बोलती चल अपना एक्सपर्टी दिखा, मतलब पैसे को बड़ा करके दिखा, पैसे को क्या करे, बड़ा करके दिखा। तो ये भी कंपनी क्या करती है, पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती है, शेयर मार्केट लगा दिया, एफडी में लगा दिया, अच्छा खासा पैसा करती है। तो जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, वैसे ही ठीक इंश्योरेंस कंपनी भी काम करता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी ठीक ऐसे काम करती है। बड़े बड़े बैंकों से लोन लेती है और पब्लिक को लोन देती है। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है ना, बड़े बड़े अपार्टमेंट में लोन देती है। आपने सुना ना, बड़े ग्रुप होते हैं ना, सिद्धा ग्रुप, ये अपार्टमेंट वो अपार्टमेंट, ये बड़े बड़े जो अपार्टमेंट बनते हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नॉर्मली अपार्टमेंट वाले लोग को ही लोन देती है। मेरे और आपको लोन देने के लिए ना बोलता है अमाउंट कम है, ज्यादा अमाउंट लेकर आओ। ये जितनी बड़ी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बेसिकली होम लोन देती है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, पब्लिक को लोन देती है। तो जितने लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं ना, दे आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिंपल से बता रहा हूँ, चाहे बैंक के रूप में जुड़े हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी के रूप में जुड़े हो, चाहे म्यूचुअल फंड के रूप में जुड़े, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करता है। बैंक को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। आरबीआई। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड को कौन कंट्रोल करता है, सेबी। इंश्योरेंस को आईआरडीए, है ना। पेंशन फंड को, पेंशन में तो पैसा लगता है ना हमारा आपका, अरे सैलरी से पेंशन कट, सैलरी से पीएफ वगैरह कटता है, तो पीएफआरए पढ़े हो ना। कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, हेलो, कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये सब रेगुलेटर है। जैसे आपके लिए पापा मम्मी का साया होना बहुत जरूरी है, अगर माँ बाप का साया नहीं रहता तुम लोग क्लास में नहीं दिखता, पक्का बता रहे हैं। अगर माँ बाप का डर नहीं रहता तो पढ़ाई नहीं करता तुम लोग, बहुत कम ऐसे हैं जो खुद से पढ़ाई करते हैं।
तो आपके लाइफ को सुधारने के लिए माँ बाप का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसे ही बैंक को सुधारने के लिए, बैंक को कंट्रोल के लिए किसका जरूरत पड़ता है? आरबीआई। आरबीआई पापा है सबका, सारे बैंकों का। ये जितने भी रेगुलेटर ना, सब पिताजी का काम करते हैं। जैसे पापा हमको टाइम टू टाइम कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ऐसे ही जितने भी रेगुलेटर्स है ये टाइम टू टाइम सबको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट। खत्म भाई, मेहनत खत्म। फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो छोटा छोटा है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एसी चलाना भाई, गर्मी हो रहा है। फाइनेंशियल मार्केट सुन लो। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है, हेलो, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारी फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होते हैं और ट्रेड होते हैं। जैसे शेयर्स का जन्म कहाँ होता है? फाइनेंशियल मार्केट। नहीं सर, हॉस्पिटल में होता है। करके दिखा। नहीं होगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि शेयर्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं? प्राइमरी मार्केट में क्रिएट होते हैं। अब प्राइमरी मार्केट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जहां पे शेयर्स का बॉर्न होता है, जहां पे क्रिएशन होता है, जहां पर शेयर्स का खरीदा बेची होता है, ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसे प्लेटफॉर्म को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, कि जहां पे ट्रेडेबल एसेट्स आर बॉर्न, क्रिएट एंड ट्रेडेड। ठीक है? अब जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। अच्छा, बहुत बढ़िया। कसम बता रहे हैं, इतना भोला लाइफ में, इतना भोलापन ठीक नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। इतना ही भरोसा ठीक नहीं है। अरे बाबा, मनी मार्केट, हाँ कर दो, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। क्या बोला दीदी, इतना गुस्सा? लाइफ पे सब ठीक है? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट होता है जहां पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी ड्यूरेशन या लाइफ 1 साल से कम होती है। एग्जांपल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंट्स किया है ना, देखा होगा 3 महीने के 6 महीने की बिल होती है, 1 साल से कम ही बिल होगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा होगा कि 4 साल का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, कहीं पे भी नहीं देखा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, बिल्स ऑन नोट, ऐसे करके बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिनकी जो लाइफ होती है ना वो 1 साल से कम होती है। तो मनी मार्केट का सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लाइफ 1 साल से कम होती है। ठीक उल्टा कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। जैसे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गए, इन सब का जो लाइफ होता है 1 साल से ज्यादा होता है। किसी शेयर्स में एक्सपायरी डेट नहीं लिखा रहता है। आज तक देखे हो क्या कि एक कंपनी के शेयर्स में एक्सपायरी डेट होता है? कभी नहीं, किसी भी शेयर्स में एक्सपायरी डेट नहीं होता है। ठीक है, आते हैं फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रेडेबल एसेट्स है। क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? क्या है? एक ट्रेडेबल एसेट्स है जिसको यूज करती हैं बहुत सारी कंपनीज फंड को रेज करने में। एग्जांपल, शेयर्स क्या है? शेयर्स क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी शेयर्स के माध्यम से पैसा क्या करती है? रेज करती है। अरे कंपनी शेयर्स को इशू करती है, बदले में क्या उठाती है? पैसा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक पर्सन ट्रेडर से माल उठा लेता है। ठीक है। ट्रेजरी बिल क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक को ट्रेजरी बिल इशू करेगी और पैसा उठा लेगी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक एसेट्स होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट कराता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने शेयर्स को इशू किया, कंपनी ने शेयर्स को इशू किया तो कंपनी एक पार्टी, आपने शेयर्स परचेज किया, आप हो गए सेकंड पार्टी। तो आपके और कंपनी के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि नहीं? अग्रीमेंट हुआ, हुआ ना? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? एक एसेट्स है, एक ट्रेडेबल एसेट्स है जो अग्रीमेंट करता है दो पार्टी के बीच में। साथ ही साथ एक पार्टी को हेल्प करता है पैसा रेज करने में, एक पार्टी को हेल्प करता है पैसा रेज करने में, और दूसरे पार्टी को हेल्प करता है सिक्योरिटी के फॉर्म में। आज मेरे पास अगर किसी कंपनी का सिक्योरिटीज आ गया तो ये तो मेरे लिए एश्योरेंस है ना कि मैंने सामने वाली कंपनी में पैसा लगाया है। बिना शेयर्स का कोई प्रूफ होगा क्या? आपने बैंक में एफडी कराया, एग्जांपल, आपने बैंक में एफडी कराया, कुछ तो प्रूफ होगा। आपने गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल लिया, कुछ तो प्रूफ होगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक प्रूफ का काम करता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, दैट इज मीनिंग आप उसके क्या है? ओनर है।
आप उसके क्या है, ओनर है। और ये बताता है कि आपने इतना अमाउंट सामने वाली कंपनी को, सामने वाले फर्म को दिया है। तो दो तीन बात मैंने बताया। पहला, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट करवाता है दो पार्टी के बीच में, पहली बात। दूसरा बात क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है एक पार्टी को पैसा उठाने में, और दूसरे पार्टी को एश्योरेंस देता है, गारंटी देता है, प्रूफ देता है कि यू आर द ओनर। अगर मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर्स है, तो वो शेयर्स मेरे को प्रूफ दिला रहा है, वो शेयर्स मेरे को प्रूफ दिला रहा है कि आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी। आपको अगर रिलायंस कंपनी का शेयर्स नहीं है तो आप क्या शेयर होल्डर माने जाएंगे? अगर आपके पास रिलायंस कंपनी का शेयर्स नहीं है तो आप क्या उसके ओनर माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास रिलायंस कंपनी का शेयर्स है तो मान लिया जाएगा आप कंपनी क्या है, ओनर है। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, फॉर एग्जांपल शेयर्स, वो आपको प्रूफ दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है? दिला रहा है। तो ये होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? ये बैंक वाले ने जो सर्विस दिया, दैट इज द फाइनेंशियल सर्विस। म्यूचुअल फंड ने जो सर्विस दिया, फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल मार्केट था ना, अरे पब्लिक इशू लाया, पब्लिक इशू भी क्या, फाइनेंशियल सर्विस। शेयर मार्केट में दिन भर खरीदा बेची होता है, वो क्या, फाइनेंशियल सर्विस। और शेयर्स मार्केट में जो भी खरीदा बेची होता है ब्रोकर के थ्रू होता है ना। नाम सुना ना, ग्रो ऐप, ईटी मनी, जीरोधा, अरे नाम सुना है। तो जितने भी ये सब क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब क्या, फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिंपल डेफिनेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। क्लियर हुआ? तो कंपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है। क्लियर हुआ? अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है ना, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, थोड़ा हेडिंग डालना तो, अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आओ, हाँ, अंडर राइटर क्या होता है? तो तुम लोग तो पढ़ाया था ना, फिर से पूछना है, भूल गया? अच्छा, अंडर राइटर क्या होता है देख लो। ठीक है, अंडर राइटर और मर्चेंट बैंक। सुनो, मर्चेंट बैंक ना, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, सुन लो 2 मिनट खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, मेरे को पब्लिक इशू लाना है, बट मेरे को तो पता नहीं पब्लिक इशू कैसे आता है। मेरे को नहीं पता पब्लिक इशू कैसे होता है। मैंने किसी मर्चेंट बैंक के पास गया। मर्चेंट बैंक ना जस्ट लाइक शॉपिंग मॉल, जैसे आप मॉल में एंट्री करते हो ना, आपको नॉर्मली खाने पीने से लेकर के हर एक सामान वहां पे दिख जाता है। ऐसे ही मर्चेंट बैंक बोलता है, तुम मेरे पास आए हो ना, बस तुम मेरा फीस पे कर देना, तुम्हारे लिए मैं सारा काम कर दूंगा। तो ये जो मर्चेंट बैंक होता है ये शॉपिंग मॉल की तरह होता है, कंपनी को पब्लिक इशू लाने में हेल्प करता है। कंपनी को पब्लिक इशू लाने में हेल्प करता है, मतलब यही कंपनी एडवर्टीजमेंट कराएगी, यही कंपनी आपका प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, यही कंपनी पैसा को रेज करेगी और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कराएगी, यही मर्चेंट बैंक लिस्टिंग वाला भी काम करवाएंगे। और सेम मर्चेंट बैंक अंडर राइटर को अपॉइंट करता है। तो भाई अंडर राइटर क्या होता है बताऊंगा। तो मर्चेंट बैंक क्या है, मर्चेंट बैंक एक शॉपिंग मॉल की तरह है, या आप बोल सकते हो मर्चेंट बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करता है कंपनी को पब्लिक इशू लाने में। क्योंकि जब पब्लिक इशू की बात होती है ना, तो सेबी का भयानक लॉ है, इतना भयानक लॉ है सेबी का कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हर एक कंपनी के पास इतने बड़े बड़े लॉयर्स नहीं है जो उनको हेल्प करे। अब मर्चेंट बैंक के पास ना पूरी लॉ की टीम होती है, लॉयर लोग की टीम होती है, सीएस की टीम होती है, और इन लोग एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो मैं कंपनी था, मेरे को लाना पब्लिक इशू, मेरे को पता ही नहीं है कैसे आता है। मैं मर्चेंट बैंक के पास गया, मर्चेंट बैंक बोलता पैसा दो साइड हो जाओ, अब सारा काम मेरा। ये सारा जिम्मेदारी उठा लेता है मर्चेंट बैंक, सारा जिम्मेदारी मेरे भी आप में सारा जिम्मेदारी उठा लेगा। मतलब यहां तक पता है, कब पब्लिक इशू भी कर देगा, और जो भी पैसा आया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देगा, और मेरे शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी करवा देगा। मतलब सारा काम कर दिया पब्लिक इशू का, दैट इज द मर्चेंट बैंक। मतलब ब्रीफ में दिया, क्लास में मैंने काफी डिटेल में एग्जांपल दिया था। ठीक है, दूसरा था अंडर राइटर। अंडर राइटर हेल्प करता है पब्लिक इशू को सक्सेसफुल करने में। अंडर राइटर हेल्प करता है पब्लिक इशू को सक्सेसफुल करने में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका देख लो। आपको पता है अगर किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया तो 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000। 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000। अगर पब्लिक ने 90,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, अगर पब्लिक ने 90,000 शेयर्स को
सब्सक्राइब कर लिया तो जो पब्लिक इशू था उसको सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है, हर एक कंपनी को डर लगता है कि हमने तो 1 लाख का शेयर इशू किया, पता नहीं कंपनी खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। अब सोचो 90% में अगर 1% भी कम रहा तो आईपीओ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आए दिन सुनते रहता ना कि फलाने कंपनी का आईपीओ फेल हो गया। क्यों फेल हो जाता? बिकॉज उन्हें अंडर राइटर को अपॉइंट नहीं किया था। तो अंडर राइटर क्या करता है? आईपीओ को सक्सेसफुल लाने में हेल्प करता है, मतलब पब्लिक इशू को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख शेयर इशू किया था, 80% शेयर बिक गए, 80% शेयर बिक गए। आईपीओ सक्सेसफुल या फेल? फेल, क्योंकि 90% चाहिए। तो ये जो अंडर राइटर बोलता है कोई बात नहीं, 90% चाहिए ना, 80 पब्लिक परचेज कर ली, 10% मैं परचेज कर लेता हूँ। तो जैसे ही अंडर राइटर ने 10% परचेज कर लिया, हो गया 90%। आईपीओ जो फेल था वो क्या बन गया? सक्सेसफुल। दैट इज द रोल ऑफ अंडर राइटर। इसका अकाउंट्स वगैरह भी आता है। अंडर राइटर पढ़े हो अकाउंट्स में कि अंडर राइटर का अकाउंट्स कैसे बनता है? अरे तू तो पढ़ी होगी सीएस में। फर्स्ट मॉडल का प्रिपरेशन करिए क्या? तो तुम सेकंड का कर रही प्रिपरेशन, तो सेकंड में तो अकाउंट्स है। अच्छा, न्यू सिलेबस है क्या तेरा? ओ बाबा रे बाबा। हम लोग का टाइम पे सेकंड में था। सेकंड एफएम किस में डाल दिया? अच्छा, हमको ये सोचता सिलेबस के नाम पे ना ये लोग यही करता है। जैसे ये लोग पता है सिलेबस कैसे चेंज करता है। सीयू भी सेम काम किया, सीयू ने भी सेम काम किया। जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये देखो 4th सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ोगे ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी पढ़ोगे, डाल दिया फर्स्ट सेम में। और जो लॉ तुम लोग पढ़ के आए हो ना फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में ना, इसको डाल दिया 4th सेम में, 5th सेम में डाल दिया। मतलब जैसे हमारे पास 2 घर है, तो मैं एक घर में था, तो मेरे को घर चेंज करना है, मैं दूसरे घर में आ गया। घर नया नहीं लिया, दूसरे घर में आ गया। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके ओके। एक बार ना ये सारा सिस्टम सामने हो जाएगा, बेटर रहेगा। किए हैं ऑर्डर, सब ऑर्डर कर दिया, आ ही नहीं रहा है। इतना डिलीवरी वाला चल रहा है ना, प्रॉब्लम। आ ही नहीं रहा है, कितने दिन से ऑर्डर करके बैठे हुए। मॉनिटर वगैरह सामने पढ़ाने के लिए, हाँ यहाँ से ऑपरेटिंग यहाँ से होगा ना। ऊपर में टीवी लगेगा सबको ऑपरेट करने के लिए, सब कुछ करके रख दिए हैं, अभी तक आई ही नहीं है। कल तो टीवी आया शाम में। लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ, पहले हेडिंग लिखे ना, हेडिंग लिखना, सब लोग हेडिंग लिखेगा, सब लोग हेडिंग लिखेगा। कोई थक गया तो बोलो, उसका मसाज का व्यवस्था करवाते हैं। कोई थक गया तो बताना। पहला पॉइंट लिखो, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अरे बाबा क्वेश्चन पूछता है सिग्निफिकेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर 1 में 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस। यही 2 क्वेश्चन आते ही है। रोल ऑफ इंटरमीडियरीज या व्हाट आर द इंटरमीडियरीज, इसका क्वेश्चन आप यहीं से कर लोगे। देखना अभी पॉइंट लिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। लिखो तो पहला सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट क्या है, ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा पेमेंट सिस्टम। तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गाइस गाइस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी तो पढ़ाया कि मनी सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिस्क मैनेजमेंट। बस इतना। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सर 5 ही बताए, और भी पीडीएफ में डाल दूंगा। ये रिवीजन है, डिटेल में ऑलरेडी डन डिस्कस कर चुके हैं, ये रिवीजन है, ठीक है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम का पहला इंपॉर्टेंस क्या कि भैया हमको सेविंग्स करने में काफी मदद करता है। अगर बैंक वाला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना प्रोवाइड करे, आप सेविंग्स करोगे क्या?
बैंक वाला आपको सेविंग्स करने के लिए मजबूरी नहीं कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। या स्टॉक मार्केट बोलता है पैसा गारंटी नहीं है, पैसा रहेगा नहीं रहेगा मेरा कोई गारंटी नहीं है। और भूल के भी ये भी मत सोचना कि 100 रुपया तुम्हारा 101 रुपया होगा। 100 रुपया लगाओगे 99 हो जाएगा, कोई लगाने जाएगा? तो ये लोग ना जितने भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, हमें इनकरेज करता है। तभी देखो ना आए दिन कम बैंक वाले आपको कितना मैसेज करते रहता है, हमसे लोन ले लो सस्ता में लोन दे रहे हैं। या आपको इनकरेज करता है मेरे पास सेविंग अकाउंट खुलवा लो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। शेयर्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये लोग कितना एडवर्टीजमेंट करता है। तो आज यहाँ पे सेविंग्स हम लोग सेविंग इसीलिए करते हैं बिकॉज अगर हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, या हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट। अदरवाइज अगर बेनिफिट नहीं मिलता ना तो कोई सेविंग नाम की चीज ही नहीं होती। और यही सेविंग्स बाद में क्या बन जाता है? लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट क्या है? पेमेंट सिस्टम। अगर आपको आज पेमेंट करना है, तुम लोग फीस भी दिया, देखो ना कितना लोगों ने पेमेंट मेरे को ऑनलाइन के थ्रू दिया, जीपे, फोन पे। विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम, विदाउट बैंक आप पेमेंट कर पाओगे क्या? आज आप बताओ ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी तो पेमेंट सिस्टम का हिस्सा है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अरे बहुत सारे फर्म क्या करते हैं, उधारी में माल लेते हैं और बदले में क्या लेते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ट्रेजरी बिल, ये सब क्या है? सब फाइनेंशियल सिस्टम में हेल्प करते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रेजरी बिल था 1 लाख रुपए का। अब सामने वाला आके दिल्ली तगादा कर रहा है, क्या हुआ पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा। मैंने बोला सुन भाई, कैश तो नहीं है, 1 लाख का ट्रेजरी बिल है और ये गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल है। अगर पढ़ा लिखा नहीं तो सुन ले, ट्रेजरी बिल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और गवर्नमेंट पैसा नहीं मारती है। तो बताइए 100% एश्योरेंस है कि तुमको 1 लाख का वैल्यू मिल जाएगा। तो मेरे पास कैश नहीं था, मैंने सामने वाले को 1 लाख की ट्रेजरी बिल दे दी, मेरा हो गया पेमेंट, है ना? सामने वालों को पेमेंट करना था, मैंने चेक दे दिया, फोन पे कर दिया, जीपे कर दिया, या बॉन्ड दे दिया, या शेयर्स दे दिया, हो गया पेमेंट। तो जितने भी पेमेंट सिस्टम होते हैं ना, इनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्या था हमारा? कैपिटल फॉर्मेशन। बड़ी बड़ी कंपनी का जो लाखों करोड़ों का कैपिटल दिखता है, उनका अपना या पब्लिक का है? पब्लिक का। तो देश में ना कैपिटल क्रिएट करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मत पूछो कितना और बताऊं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, मनी सप्लाई कम हो गया तो महा प्रॉब्लम महा प्रॉब्लम। इसीलिए फाइनेंशियल सिस्टम बीच में आ जाता है, बोलता मनी सप्लाई को ऐसा कंट्रोल करेंगे ना, जितना जरूरत है उतना ही बढ़ेगी, और जितना कम करना है उतना ही कम करेंगे, ना तो कम ना ज्यादा। इकोनॉमी क्या हो गया? स्टेबल। नेक्स्ट क्या हो गया? रिस्क मैनेजमेंट। भाई लोग एफडी को क्यों इतना पसंद करते हैं? रिस्क नहीं है, गारंटीड रिटर्न है। एफडी में क्या है? गारंटीड रिटर्न है। लोग ट्रेजरी बिल में पैसा क्यों लगाते हैं? गारंटी रिटर्न है कि गवर्नमेंट पैसा मार के नहीं बैठेगी। कंपेयर टू शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड तब भी सेफ है कि भैया मेरा पैसा मैं ना लगा रहा हूं, मेरे बदले कौन लगा रहा है? एक्सपर्ट लगा रहा है। तो पैसा ढाई, भाई एक्सपर्ट है ना तो सोच समझ के पैसा लगाएगा। ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है, हमें रिस्क से बचाती कि नहीं बचाती है? अगर आज मैंने मेडिक्लेम करवा के रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा है, फ्यूचर का रिस्क कम हुआ कि नहीं कम हुआ? तो रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा महत्व है इनका। पहला था सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा था पेमेंट सिस्टम, तीसरा था कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा क्या था? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पांचवा क्या था? रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडियरीज। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस, तीन ही क्वेश्चन, ये चैप्टर 1 में तीन ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस, और तीसरा क्वेश्चन है इंटरमीडिएट। और एक ना सड़ा हुआ क्वेश्चन है, बोलता है स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा क्वेश्चन को शर्म आता है, बोलता है फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? अरे जो भी कुछ पढ़ रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम का ही तो पढ़ रहे हैं। तभी स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन ना हम लोग मजाक मजाक में कर लेंगे, ऐसे ही मजाक मजाक में कर लेंगे, ठीक है? लिखो तो इंटरमीडिएट, लिखो तो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नंबर 1, हमारे यहाँ पे, अरे इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? मिडिल मैन। हमारे यहाँ पे बैंक क्या है? म्यूचुअल फंड क्या है? इंश्योरेंस कंपनी क्या है? अरे लिखने बाबा, कुछ नया थोड़ी बता रहे, लिखो। पहला लिखो कॉमर्शियल बैंक, दूसरा लिखो एनबीएफसी क्या है?
अभी तक पता है जितना तुम लोग पढ़ा है ना उसका नाम लिखना है। अब अच्छा मुझे बता दो, अगर आ गया व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक लिख लोगे ना, व्हाट इज एनबीएफसी लिख लोगे तो कैसे? जब कंपोनेंट्स का प्रिपरेशन करोगे तो बैंक के बारे में लिखवाया है, एनबीएफसी के बारे में लिखवाया है, म्यूचुअल फंड के बारे में लिखवाया है, बस नाम ही तो लिखना है यहाँ पे। और जो बोला ना, तुम लोग दो ही क्वेश्चन रेडी करके जाओ। पहला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स और दूसरा क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट। ये दो क्वेश्चन कर लेगा चैप्टर 1 कंप्लीट। कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, इन दो से ही आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट एनबीएफसी। थर्ड लिखो, थर्ड लिखो म्यूचुअल फंड। फोर्थ लिखो इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, फिफ्थ लिखो पेंशन फंड। स्टॉक मार्केट। सर आपके राइटिंग को क्या हो गया? थोड़ा बीमारी हो गया, राइटिंग को दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट लिखो हाँ पेंशन फंड। इतना सुंदर राइटिंग कभी नहीं देखा होगा, कसम बता रहे हैं, इज्जत का राइटिंग का। अच्छा एक नया वर्ड है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एक नया वर्ड है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके बारे में ना मेरे को शिवम बताएगा। हाँ बेटा, पेमेंट किस लिए लिया है तो? हाउसिंग फिनांस कंपनी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अलावा सारा पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ, सारा पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो क्या है, कुछ तो नहीं है, याद हो जाएगा ना? पेंशन फंड तो बताया था ना, पेंशन फंड क्या होता है? अरे पीएफ में लोग पैसा लगाते हैं ना, आपके सैलरी से पीएफ कटता है हर महीने, और बाद में जब आप रिटायर हो जाते हैं या रिटायरमेंट के पहले कभी भी आप पीएफ का पैसा उठा सकते हो। और पीएफ में जस्ट लाइक एफडी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते रहता है, ऐड होते चला जाता है। ठीक है, सिंपल है पीएफ फंड। 7 नंबर थोड़ा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, 7 नंबर हमारे यहाँ पे ना, बस इतना छोड़ दो, इतना छोड़ो, बाकी पीडीएफ पढ़ लेना। 7 नंबर क्या? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कौन बताएगा? हाँ ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ पे फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है? क्रिशिल, इकरा, केयर। नाम सुना है सब? नहीं सुन। अच्छा छोड़ दे। सिविल स्कोर का नाम सुना है? सिविल स्कोर, सिविल स्कोर नाम नहीं सुना? नहीं सुना है? अच्छा क्रेडिट कार्ड वाला तो यूज करता नहीं होगा तुम लोग, कोई नहीं बा ठीक है, बहुत भोला है तुम लोग। सुन सुन, तुम लोग का भोलापन पे ना मेरे शर्म है। सुन लो सुन लो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम सुन लो। एक एग्जाम्पल, ये जो क्रेडिट रेटिंग, जैसे क्रिकेट मैच देखा है, क्रिकेट फुटबॉल, अरे कोई गेम तो देखा होगा। सर डेली तो गेम ही खेल रहे हैं हम लोग, चाहे मैदान हो या लाइफ हो। हाँ गेम खेलता है तुम लोग से सर, क्या कर रहे हैं? अरे चलो सुनो सुनो सुनो, मजाक मत करो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम सुना है? नहीं सुना है? अंपायर नाम सुना? अंपायर, रेफरी, ये लोग वही है, ये रेफरी होते हैं, अंपायर होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर अगर आउट का ऑप्शन दे दिया, अगर सामने वाले नॉर्मली अभी तो आ गया ना डीआरएस वगैरह आ गया जो चैलेंज करते हैं, लेकिन अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, आउट ही है। तो हाँ रेफरी वगैरह क्या होते हैं? रेफरी वगैरह ना, कोई भी अगर डिसीजंस लेते हैं ना तो लोग उसको मानते हैं। जैसे गेम में जो रेफरी होता है, अगर एक बार बोल दिया आप आउट है तो आउट है, ऐसे ही रेफरी का काम करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो मैं रिलायंस कंपनी में, सुनो सुनो, मैं रिलायंस कंपनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, बट मुझे नहीं पता रिलायंस कंपनी कैसी है, मुझे नहीं पता रिलायंस कंपनी कैसी है। और मुझे मेरा धक धक कर रहा है, यार करोड़ों रुपया लगा दूंगा कहीं बर्बाद तो ना हो जाए। तो कोई तो बंदा होना चाहिए जिसकी बातों में मैं भरोसा करूं, कोई तो बंदा होना चाहिए, कोई तो एजेंसी होनी चाहिए जिसकी बातों में आके भरोसा करूं कि हाँ पैसा लगाना क्या है, सेफ है। तो मैंने रिलायंस कंपनी को बोला सुनो, मेरे को बिलीव करवाओ, मेरे को भरोसा दिलाओ कि तुम्हारी कंपनी अच्छी है, मेरे को भरोसा तुम पर नहीं हो रहा, मेरे को भरोसा तुम पर नहीं हो रहा। तो रिलायंस कंपनी बोलती है सुनिए मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास इंडिया की फेमस क्रेडिट एजेंसीज की सर्टिफिकेट है, और एक कंपनी नहीं, 2-4 कंपनी की सर्टिफिकेट है। एग्जाम्पल कृषि, इकरा, केयर, ऐसे करके पीआरएफ है, ऐसे करके बहुत सारी एजेंसीज है। उसमें तुम लोग का मार्कशीट देखे हो कभी अपना मार्कशीट? अरे एग्जाम दिया लाइफ में? दिया है, चलो
ग्रेड ए ग्रेड बी ऐसे करके आता है ना। कभी ए प्लस आया जीवन में? आया है? चीटिंग करके आया होगा। हरकत देखो तो नहीं लग रहा है। सुनो, अच्छा अगर किसी का, सुनो, अगर किसी का बी मार्क्स आया, अपने क्या बोलते हैं? बी ग्रेड आया, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि भाई तू एवरेज ही है। और किसी का सी वगैरह आ गया तो क्या बोलते हैं? कि तू थोड़ा दूर रहकर, तेरा लक्षण मेरे पे आ जाएगा। अगर किसी का सी ग्रेड आया, अच्छा या बुरा? अरे सी ग्रेड आया, अच्छा या बुरा? बी आया तो एवरेज, ए आया तो भाई तू मेरा दोस्त बन जाए, है ना? ये सब पढ़ाकू लोग से दोस्त करना चाहता है। और किसी का ए प्लस आ गया तो बहुत अच्छा, ए डबल प्लस आ गया तो बहुत बढ़िया, और डबल ए डबल प्लस आ गया तो सर होता ही नहीं है। होता है, कंपनी में होता है, कंपनी में होता है। डबल ए डबल प्लस, ये जो कंपनी होती है ना, यही करती है, यही करती। कंपनी को रेटिंग देती है, क्या देती है? रेटिंग। ये कंपनी ए वाली है, ये कंपनी बी वाली है, और ये कंपनी सी वाली है, इसे पैसा मत लगाना। अब आओ, मैंने बोला कि तुम, रिलायंस कंपनी को बोला तुम मेरे को भरोसा दिलाओ, रिलायंस कंपनी को बोला कि तुम मेरे को भरोसा दिलाओ कि तुम कंपनी अच्छी हो, तभी तुम्हारे अंदर पैसा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लग। तो रिलायंस कंपनी बोलती है, सरकार मेरे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट है, देखिए मैं ए वाली कंपनी हूं, या ए प्लस वाली कंपनी हूं, या डबल ए डबल प्लस वाली कंपनी हूं। तो जैसे ही मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट देखा और सामने लिखा हुआ ए प्लस कंपनी, ए ए का मतलब अगर किसी कंपनी को ए मिला ना, तो समझ जाओ आंख बंद करके पैसा लगा दो। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना, अगर किसी को ए का सर्टिफिकेट दी है, ग्रेड ए का सर्टिफिकेट दी है, आंख बंद करके पैसा लगा दो। क्योंकि ये कंपनी ना, और जैसे ऑडिट होता है कंपनी में ना, ऐसे ये लोग ऑडिट करवाती हैं। ये लोग खुद जाकर के ऑडिट करती हैं, और कंपनी के ना एक एक चीज को चेक करती हैं कि कंपनी कितना अच्छी है, तब जाकर के वो लोग ग्रेड देती है। तुमको भी ग्रेड कब मिलता है? तुम्हारा एग्जामिनेशन होता है हर एक सब्जेक्ट का, एग्जामिनेशन को होने के बाद फिर तुमको ग्रेड मिलता है। ऐसे ही कंपनी ना, ऐसी जो एजेंसी होती है, हर एक जो, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस कंपनी हूं, मैंने किसी एजेंसी को हायर किया कि आइए मेरे को रेटिंग दीजिए, आइए मेरे को रेटिंग दीजिए। तो ये जो एजेंसी आएगी ना, मेरे हर एक स्टेप्स को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेगी, बहुत बारीकी से एग्जामिनेशन लेगी, फिर जाकर के एक रेटिंग देगा। अगर ए रेटिंग है, इसका मतलब मैं अच्छा हूं, ए से कम हुआ मतलब मैं एवरेज हूं, और गलती से अगर सी वाला रेटिंग मिल गया ना, तो मेरे लिए बहुत बुरा है। अब सुनो, एज ए इन्वेस्टर, मैंने बोला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट दिखाओ, मैंने बोला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने देखा, बाप रे, ये तो सी मिला है चुट्टा, ये तो सी मिला है, चोर है, नहीं पैसा लगाना, नहीं लगाना पैसा। अरे सी रेटिंग, नहीं लगाना पैसा। मेरा पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है? हेलो, मेरा पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है? सेफ। लेकिन जैसे ही, बाप रे, डबल ए, ले भाई ले, पहले 1 करोड़ देने का सोचे थे, अब 5 करोड़ देंगे तेरे को। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना, हमें हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट करने में, कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए। अगर रेटिंग अच्छा है तो औकात से ज्यादा लगा देंगे, और रेटिंग खराब रहे तो कुछ नहीं लगाएंगे, इवन लगाने वाला पैसा भी निकाल लेंगे। दैट इज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फॉर अस। और ये बड़ी जो एजेंसी होती है, सर देश में सब बिकता है क्या? हाँ सब बिकता है, ये भी सुन लो, अब रियलिटी बता रहा हूँ। ये जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, कृषि विसिल पे सब पे केस चलता है। ये लोग क्या करते, पैसा लेकर के भी थोड़ा बहुत, सर पोल मत खोलिए सर। क्लियर हुआ? एजेंसी, तुम दोनों जा रहे हो? बस लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, तुम्हारा ये ऑफिस है ना, तुम्हारा ऑफिस है तो पता चला, हाँ ठीक है, जाओ ऑफिस वाले, जाए, आप पैसा कमाओगे तभी तुम्हारा फीस मिलेगा। फीस लाए हो? ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन देना सब लोग। हाँ, मेरा नंबर नहीं है तो हाँ सेम नंबर। लास्ट क्वेश्चन, रोल रोल, पनीर रोल नहीं, इंटरमीडिएट करो, लिखो रोल ऑफ इंटरमीडिएट। आप भी जा रहे हो क्या? अच्छा, तो आप भी जॉब जॉब करते हो? जॉब छूट गया? आप दूर रहते हो? 2 मिनट हो जाएगा। रोल ऑफ इंटरमीडिएट, ए रोल एग्जांपल लिखो, 5 पॉइंट लिखो फटाफट। पहला पॉइंट लिखो, लिखो कनेक्ट सेवर एंड बारोवर, कनेक्ट सेवर एंड बारोवर। दूसरा लिखो सेफ्टी ऑफ फंड। तीसरा लिखो
पेमेंट सर्विसेज, ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखूंगा जो तुमको आता नहीं है। बोलो अच्छा बताओ, कनेक्ट सेवर्स एंड बारोवर, बाप रे नया बोल दिए सर, कुछ नया था। बारोवर एंड सेवर को कनेक्शन देता, ये नया था। अरे सेवर मतलब सरप्लस यूनिट, बारोवर मतलब डेफिसिट यूनिट। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, बीच में सरप्लस को बायर से, अरे सरप्लस को डेफिसिट से क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। सेम पॉइंट। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अच्छा एक चीज मेरे को बोलना था, सब लोगों ने, जिसका जिसका एडमिशन हुआ ना, सब लोग मेरे को ना अपना स्लिप भेजेगा व्हाट्सएप में। क्यों स्लिप भेजेगा, क्योंकि मैं सबको ना अलग अलग करूंगा, मतलब रिकॉर्डिंग अलग, मतलब जीवन से अलग नहीं करूंगा। डर गया, हम कसाई दिखते हैं। रिकॉर्डिंग वाला बैच अलग करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला बैच अलग करेंगे। अभी क्या सेग्रीगेट कर, मतलब सब में एक ही जन को ऐड करके रखा हो, दिक्कत हो जा रहा है कि कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन, बहुत दिक्कत हो जा रहा है। तो सब एक बार मेरे को बिल देना, बिल से ही मैं ऐड कर दूंगा उसके हिसाब से, ठीक है। जिसको, जैसे तुमको बिल नहीं मिला ना अंकिता, मिल गया ना, चलो बढ़िया। जिसको बिल मिला सब लोग व्हाट्सअप करेगा। हाँ जो व्हाट्सअप में ऑनलाइन स्क्रीनशॉट तो होगा, स्क्रीनशॉट भेज दिया, फिर से भेज देना ना। अरे मोबाइल में ना मोर देन 1000 कॉन्टेक्ट्स है, और इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं वन बाई वन चेक करूँ। एक बार तुम लोग भेज देगा तो चेक हो जाएगा फटाफट। रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप मुझे बताओ, हेलो, आप मुझे बताओ, बोला ना रोल ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बारे में जानते हैं ना। इंटरमीडिएट कौन होता है, बैंक होता है, म्यूचुअल फंड होता है, इंश्योरेंस होता है, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, है ना, बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, पेंशन फंड वगैरह, क्या है इंटरमीडिएट है। बोला इनका रोल क्या है, पहला रोल क्या है, कनेक्शन बिटवीन बायर एंड बायर, कनेक्शन बिटवीन सेवर एंड बारोवर। सेवर एंड बारोवर बीच में क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, मतलब सेविंग कहाँ चली जाती है, बारोइंग के पास में। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी ऑफ फंड, भैया एफडी किए हैं सेफ्टी है ना, ट्रेजरी में पैसा लगाए सेफ्टी है, तो सेफ्टी है ना। इंश्योरेंस करवाए सेफ्टी है, म्यूचुअल फंड लगाए थोड़ा बहुत पैसा सेफ है, स्टॉक मार्केट लगाए थोड़ा बहुत पैसा क्या है, सेफ है, सेफ्टी ऑफ द फंड। अगर फंड का सेफ्टी नहीं होता तो आप इन्वेस्टमेंट करते क्या गाइस, अगर फंड का सेफ्टी नहीं होता आप इन्वेस्टमेंट करते क्या, नहीं करते। नेक्स्ट क्या हो गया, पेमेंट सर्विसेज, बताना है क्या, तो क्लियर है ना, लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये जो इंटरमीडिएट होती है ना, हमें बहुत सारे ऑप्शन देती है, बोले तुमको कहाँ पैसा लगाना बता दो। मनी मार्केट में ही 20-25 इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट में ही 20 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दो। कैपिटल मार्केट में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, आपका डेरिवेटिव्स है, ऑप्शंस है, थोड़ा थोड़ा नाम आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, मतलब आप चाहे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, या मनी मार्केट में पैसा लगाओ, या बैंक में पैसा लगाओ, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, या इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाओ, आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स क्या है, ऑप्शंस है, आपको जहां पैसा लगाना आप लगा दो। तो ये कंपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ऑप्शंस को प्रोवाइड करने में। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या बोलती है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको जहां लगाना है वहां लगा लो। जब मैं म्यूचुअल फंड, तुम्हारे सिलेबस में ना म्यूचुअल फंड 10 नंबर का है, तो जब मैं म्यूचुअल फंड पढ़ाऊंगा ना तो आपको म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम्स एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप इतने एलिजिबल हो जाओगे ना, खुद से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, स्पेशली म्यूचुअल फंड में, क्योंकि हर एक स्कीम के बारे में समझा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, हेलो, रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस करवा के बैठे हैं, रिस्क कम है, रिस्क कम है, ठीक है। पैसा खुद से न लगाकर म्यूचुअल फंड में लगा दिए, रिस्क कम है। एफडी करवा लिया, रिस्क कम है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बताना है क्या, अच्छा खासा कैपिटल होगा, देश का क्या होगा, भला होगा। तो चैप्टर 1 का रिवीजन हम लोग कर लिए, ठीक है। कितने लोग जाने वाले हैं, कितने लोग जा रहे हैं, जैसे आप दोनों चल जाओ। किसका और जॉब है, किसी का है क्या, नहीं ना, तो 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। बेटा तेरा जॉब क्या हमको पता है, शांति से बैठ यहाँ पे, शांति से बैठ। क्लास जाता है करने राइस में, कितना पढ़ाई हुआ तेरा, सच में, हाँ, करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहा है।
तो पढ़ रहा है तो कितना लगा, 1.5 लाख ना, याद है ना अमाउंट। हाँ, कम से कम उसका इज्जत तो कर ले, अपना तो करता नहीं है, कम से कम उसका तो कर ले इज्जत। बैग रख। लास्ट क्वेश्चन बोला ना, स्ट्रक्चर वाला इजी है ना। लास्ट, ये ना, ये क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन ऐसा है, आ भी सकता है, 50-50 वाला इस क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यही आएगा ना, तब पहले इसको अच्छा ऐसे ही करता है। स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। एक्चुअल में ना, हेलो हेलो, ये जो रिवीजन हो सबके लिए, तो सबके लिए रिवीजन है, ठीक है। बोल रहे ना, हेलो हेलो, मैं तुमका इसका आंसर हंसी मजाक में बोल रहा है। फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, 4 तो पहले ही बोल दो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलो, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल, 4 तो ऐसे हो गया। और सुनो सुनो, हाँ हाँ, और आंसर बढ़ाना है तो सीयू हमको पागल करता है, हम उसको पागल कर देंगे आंसर बढ़ा करके, कैसे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे पार्ट है ना, नाम लिखना स्टार्ट कर दो, कितने 6 प्रकार के पार्ट थे ना। अरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के कितने पार्ट थे, शेड्यूल नॉन कॉमर्स लिख दो ना, थोड़ा थोड़ा, 2-2 3-3 लाइन। इसका आंसर कैसे लिखना ध्यान सुनो, पहले तो 4 तो जो तुमको पढ़ाया गया कंपोनेंट में, 4 कंपोनेंट का लिख दो। फाइनेंशियल, फिर चलो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल, 4 हो गया। क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, छोड़ के तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा अंदर का लिखना स्टार्ट करेंगे, सबका हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, लिख। कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, रेगुलेटरी बॉडी, है ना। 4 ही हो गए, कितने हो गए, 8। 8 अभी देखो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं है, 8। और बताओ, और बताओ, कुछ कुछ नाम में लिखवा दे रहा हूं जो इसको तुम ऐड कर देना इस क्वेश्चन में। 4-5 तो आपको ऐसे ही मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना, लिखो तो एक्स्ट्रा बोल करके, एक्स्ट्रा पॉइंट बोल के लिखो तो। अच्छा, क्या गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटीज है ना, तो गवर्नमेंट वाला पॉइंट डाल देना। हाँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। पीपल, क्या हम फाइनेंशियल, हेलो, फाइनेंशियल सिस्टम का क्या पार्ट हम नहीं है, अरे हमारा ही सेविंग तो बाद में जाकर कैपिटल बन रहा है, तो वी आर द वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, पीपल। नेक्स्ट डाल दो, स्टॉक मार्केट, एंड 2 3 ना 4 डाल दो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पढ़ाए थे ना अभी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सुनो, आपसे पूछा ना, आप, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बाहुबली वाला क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, 4 तो हमको ऐसे ही पता है, 4 पता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, 4 हो गया। अब देखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैंने 6 पॉइंट डिस्कस किया था, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, रेगुलेटरी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये 6 डाल देना। कितना हो गया, 10। 4 पहले, 6 ये, कितना हो गए, 10। 4 तो एक्स्ट्रा डाल देना। गवर्नमेंट, पीपल, स्टॉक, सब में 2-2 3-3 लाइन पूछा था। स्ट्रक्चर ना आपने 15 पॉइंट लिख के चला है, आपको बड़ा बड़ा नहीं निकला है, सब में 2-2 3-3 लाइन डाल के चलाना। 10 नंबर का था, 10 में तुमने 15 पॉइंट ला के डाल दिया, याद हो गया। 10 पॉइंट तो मैं ऐसे ही आपको याद दिला दिया, 4 तो वो कंपोनेंट, और फिर 6 तो कंपोनेंट का सब पार्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अरे सॉरी सॉरी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, रेगुलेटर। 4 पहले, 6 अभी, कितने हो गए, 10। 4-5 ट्रेड डाल देना, गवर्नमेंट, पीपल, स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हो गए 14-15 पॉइंट। बोले ना हंसी मजाक में निकल गया। तो अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ, इसमें तो ढांचा पूछ रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, तो यही सब तो स्ट्रक्चर है। हो गया, याद करना पड़ेगा क्या ये क्वेश्चन के लिए, हो गया कंप्लीट। तो इसमें ना लिख लो तो, स्ट्रक्चर वाले 10 पॉइंट्स लिखना, तो लिखो तो
नोट बोल के डालो, तो नोट बोल के डालो, नोट बोल के डालो कि 4 पॉइंट्स, नोट वन, नोट वन, 4 पॉइंट्स फ्रॉम कंपोनेंट, 4 पॉइंट्स फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। नोट 2 में डाल देना 6 पॉइंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल 6 पॉइंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और आलसीपन मत करो, 6 पॉइंट को फटाफट लिख दो, लिखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, भूल जाओगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बी, नॉन बैंकिंग, सी, म्यूचुअल फंड, डी, इंश्योरेंस कंपनीज, ई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एफ, रेगुलेटरी बॉडी। आप बता, आपसे 10 नंबर का पूछा तो आपने कंपोनेंट्स को रेडी किया, आपका 10 नंबर तैयार। प्लस एक्स्ट्रा में वो 4 पॉइंट डाल देना ना, एक्स्ट्रा मेरे मेरे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट, पीपल, स्टॉक मार्केट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बस 14 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आपको ना टोटल 4 क्वेश्चन रेडी करना है, चैप्टर 1 में 4 क्वेश्चन। पर इस 4 में 2 इंपॉर्टेंट है ना, कंपोनेंट और सिग्निफिकेंट, बस ये 2 करोगे, बाकी तो इंटरमीडिएट और स्ट्रक्चर तो ऐसे ही क्लियर हो गया। हम आपको बता रहे हैं फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम याद करने वाला सब्जेक्ट है, एमसीक्यू वाला नहीं है। मेरे को नोट्स में इसलिए देरी लग रहा है ना, कि इतना इजी लैंग्वेज में नोट्स बना रहा हूं ना, आप पढ़ करके खुश हो जाओगे। नहीं तो बाकी टीचर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी टीचर नोट्स देख लो, सब गूगल से कॉपी पेस्ट करके बैठा हुआ है, सब गूगल से कॉपी पेस्ट करके बैठा हुआ है। याद करो, उनको उनको क्या मतलब है, उनको तो नोट्स देना, दे दिया नोट्स, पर मेरे को नोट्स नहीं देना, मेरे को आपको याद करवाना, मेरा ये इंटेंशन है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो यूनिट 1 आज शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्लासेस इसलिए अपलोड नहीं हो रहे, सबको पता है, जो स्टाफ सनी है वो गाँव गया हुआ है, सारा अपलोडिंग काम वही करता है। हाँ, हाँ गाँव गया है, अरे अभी बोला 20 को आएंगे, अभी बोलता 30 को आएंगे, तो उसका लेट हो गया, ठीक है। हम लोग एक एक्स्ट्रा पर्सन को हायर किए हैं, आज से ही हायर किए हैं एक्स्ट्रा लोग को, है सर का कोई, अब वही क्लास अपलोड करेगा। तो बीच में जो डिले हो रहा था ना, बिकॉज ऑफ ए, मेरे को क्यों नहीं टाइम मिलता है, आपको बिलीव नहीं करो, मैं 15 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ, राइट नाउ मैं 12 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बीकॉम का, और 3 सब्जेक्ट जो है वो प्रोफेशनल कोर्स का पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता कि मैं क्लास अपलोड, एवरेज टीचिंग मेरा 12 घंटे का है, हर दिन 12 घंटे में टीचिंग करता हूँ, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं क्लास अपलोड करूँ। स्टाफ आ रहा है, स्टाफ सारा क्लास अपलोड कर देगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर द डिले, ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से, डोंट वरी, ठीक है। चैप्टर 1 और आईटी वाला तो मैंने बना के दे दिया था, दूसरा भी बना के दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। सर इम्पोर्टेंस में कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट बता दीजिए। इंपॉर्टेंस में कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट ये है, आराम से 2 मिनट में तोड़ो। कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट क्या है कि हम जो सेविंग्स करते हैं ना, हमारी सेविंग्स से बाद में जाकर कंपनी की कैपिटल बना देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने किसी कंपनी के आईपीओ में पार्टिसिपेट किया, तो मेरा सेविंग चला गया आईपीओ में, आईपीओ के थ्रू वो पैसा चला गया कंपनी में, तो कंपनी उस पैसे को बना दी कैपिटल। तो हमारा सेविंग ही बाद में बन जाता है, किसी के लिए लोन, किसी के लिए कैपिटल। आया समझ में? यस सर। और कुछ? चलो, और तुम लोग ना वो कर देना प्लीज, अपना